अंधेरे कमरे के बीच में केवल पीसी की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माइकल अपनी छाती पकड़कर बैठा था, जैसे डेथ ने उसे अपने चंगुल में कस लिया हो। ज्यादातर लोग अकेले मरने से डरते हैं, लेकिन माइकल के लिए यह अंत स्वीकार्य था। वो अंदर से सैटिस्फाइड था। उसके लिए गेम्स खेलना, एनीम देखना और डिलीवरी का खाना खाना ही एक हैप्पी लाइफ के लिए काफी था। जब तक उसके पास इंटरनेट था, उसे बाहर की दुनिया की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन 35 साल बाद उसका शरीर जवाब दे गया। बिना एक्सरसाइज के सिर्फ फास्ट फूड खाने का परिणाम आखिर सामने आ ही गया। उसकी सांस अटकने लगी और उसकी विजन धीरे धीरे ब्लैक होने लगी, जैसे कोई उसे जबरदस्ती नींद में धकेल रहा हो। फिर सब कुछ शांत हो गया, लेकिन कुछ अजीब हुआ। वो अभी भी कॉन्शियस था। वो अपने शरीर को हिला नहीं सकता था, कुछ महसूस नहीं कर सकता था, कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन वो सोच सकता था। उसके मन में सवाल आया कि क्या ये आफ्टर लाइफ है। उसने कभी रिलीजन पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब उसे लगा शायद वे सही थे। तभी अचानक एक आवाज गूंजी। एक अजीब ईथर जैसी आवाज अंधेरे में फैल गई और उसने माइकल को चौंका दिया। माइकल ने पूछा कि वो कौन है और वो कहाँ है। आवाज ने जवाब दिया कि सबसे पहले वो माफी मांगना चाहता है। उसकी गलती की वजह से माइकल अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड से बहुत जल्दी मर गया। उसे अभी नहीं मरना चाहिए था। माइकल ने तुरंत समझ लिया कि वह किसी गॉड जैसी एंटिटी से बात कर रहा है। उसने सीधा पूछ लिया कि क्या वो गॉड है। आवाज ने स्वीकार किया कि हां, वो गॉड है। और फिर उसने पूछा कि क्या माइकल नाराज नहीं है। माइकल ने शांत तरीके से कहा कि अगर उसे वापस लाइफ में लाया जा सकता तो गॉड उससे बात नहीं कर रहा होता। वो पहले ही गलती ठीक कर चुका होता। यह सुनकर कुछ पल के लिए साइलेंस छा गया। माइकल उन चीजों के बारे में सोचने वाला इंसान नहीं था जिन्हें वो बदल नहीं सकता था। उसे लगा कि गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। गॉड ने हैरानी से पूछा कि क्या वह यह भी नहीं पूछेगा कि एक ऑल पावरफुल गॉड किसी को रिवाइव क्यों नहीं कर सकता। माइकल ने कैजुअल तरीके से जवाब दिया कि वो बस एक चिल आदमी है। ऐसा लगा जैसे गॉड ने थकी हुई सांस ली हो। फिर गॉड ने कहा कि उसने सोचा था माइकल गुस्सा करेगा, लेकिन अब जो भी है उसकी गलती के बदले में वो उसे कुछ देना चाहता है। माइकल ने बिना दिलचस्पी के कहा कि बस उसकी सोल ले ली जाए, ताकि उसे यह भी ना पता चले कि वो अगले एनीम सीजन को मिस कर रहा है। गॉड ने खांसते हुए कहा कि वो उसे ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस नहीं भेज सकता, लेकिन उसे एक नई वर्ल्ड में न्यू लाइफ दे सकता है। गॉड को उम्मीद थी कि यह सुनकर माइकल एक्साइटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माइकल ने बस एक छोटा सा रिएक्शन दिया। गॉड को यह समझ नहीं आया कि वो खुश क्यों नहीं है। माइकल के लिए दूसरी दुनिया में जाना कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं थी। वो एनीम और फैंटेसी का बड़ा फैन था, लेकिन देखना और खुद उस दुनिया में जीना, ये दो अलग बातें थी। उसे हीरोज को डीमन लॉर्ड से लड़ते हुए देखना पसंद था, लेकिन खुद लड़ने में उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। वो अपने पुराने जीवन से खुश था, जहां उसे सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। अगर उसे भूख लगती तो खाना डोर तक आ जाता। अगर बॉर्डम होता तो पीसी पर गेम खेल लेता। अगर उससे भी बॉर्डम होता तो टीवी पर मूवीज देख लेता। लेकिन दूसरी दुनिया में ये सब कुछ नहीं होगा। वो फिर से शुरुआत करेगा, और ये उसे पसंद नहीं था। इसलिए उसने फिर कहा कि उसकी सोल ले ली जाए। उसका एटीट्यूड देखकर गॉड पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। एक एंग्री इंसान को हैंडल करना शायद आसान होता, लेकिन माइकल जैसा इंसान नहीं। गॉड ने साफ कहा कि यह पॉसिबल नहीं है। उसे उसकी सोल को दूसरी दुनिया में एक नए शरीर में डालना ही होगा। ये रूल है। माइकल ने बिना किसी रेजिस्टेंस के मान लिया। ये देखकर गॉड और भी हैरान हो गया। कुछ ही मिनटों में वो माइकल से थक चुका था, इसलिए उसने तुरंत मैजिक एक्टिवेट किया और उसकी सोल को दूसरी दुनिया में भेज दिया। अचानक माइकल ने एक अजीब गर्म एहसास महसूस किया, जैसे वो किसी गर्म चिपचिपे पानी में डूब रहा हो।
उस अवस्था में उसने गॉड की फेडिंग वॉइस सुनी। गॉड ने बताया कि उसने माइकल को उसकी डिजायर्स के अनुसार एबिलिटीज दी है, जो अभी अननोन है, लेकिन जल्द ही सामने आएंगी। और क्योंकि उसने उसे उसके कंफर्टेबल लाइफ से दूर किया है, इसलिए उसने उसे दुनिया के सबसे अमीर परिवार के सबसे छोटे बेटे के रूप में रीइंकारनेट किया है। उसने मजाक में उसे मिस्टर स्टोइक कहा और लक्सुरियस लाइफ एंजॉय करने को कहा। फिर सब कुछ फेड हो गया। कुछ समय बाद माइकल ने अजीब, मध्यम आवाजें सुनी। उसे लगा उसका सिर किसी गर्म और नरम जगह पर है। फिर अचानक एक तेज लाइट उसकी आंखों में पड़ी। कुछ सेकंड्स बाद उसकी आंखें एडजस्ट हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है और लोग क्या कह रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। उसे बताया गया कि लोग उसके जन्म पर उसे बधाई दे रहे हैं। माइकल चौंक गया और पूछा कि ये कौन है। आवाज ने जवाब दिया कि वह चड्जे एक है, उसका पर्सनल एआई असिस्टेंट। लोगों के मन में ये सवाल चल रहा था कि इस बच्चे के साथ क्या गलत है और वो क्यों नहीं रो रहा है। जहां आमतौर पर न्यूबॉर्न अपने जन्म के तुरंत बाद रोता है, वहां इस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन था। उसकी मां चिंता से पूछ रही थी कि क्या उसका बच्चा ठीक है। तभी एक व्हाइट कोट पहने आदमी ने अपने हाथ हिलाए और उसके शरीर से हल्की हरी रोशनी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इल्यूजन या आधे पारदर्शी वाइन्स उसके चेहरे के आसपास उग रही हों। उसने बच्चे को ध्यान से देखा और बताया कि फिजिकली बच्चे में कोई समस्या नहीं है। इधर उसके पेरेंट्स उसकी सेफ्टी को लेकर परेशान थे। वहीं माइकल अपने रीइंकारनेशन को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरों को देखा। जिस आदमी ने उसे पकड़ा हुआ था, वो डॉक्टर जैसा लग रहा था, क्योंकि वही उसे उसकी मां के गर्भ से बाहर लाया था। उसकी मां अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर वही चिंता थी जो एक मां को होती है जब उसे लगता है कि उसके बच्चे में कुछ गड़बड़ है। उसके गोल्डन येलो बाल तकिए पर फैले हुए थे, जो उसके कठिन लेबर को दिखा रहे थे। माइकल ने सोचा कि वो इंसान जैसी ही दिखती है। कम से कम गॉड ने उसे ऐसी दुनिया में भेजा जो उसकी पुरानी दुनिया से मिलती जुलती है। वो बहुत सुंदर भी लग रही थी, और अगर वो उसकी पुरानी दुनिया में होती तो शायद सिर्फ अपने लुक्स की वजह से किसी कोरियन आइडल एजेंसी में रिक्रूट हो जाती। इस बीच उसके पिता उसकी मां के पास खड़े थे। उनकी हल्की दाढ़ी और उनकी रॉयल यूनिफॉर्म उन्हें बेहद डिग्निफाइड बना रही थी, जैसे वह किसी सेना से कई मेडल्स जीतकर लौटे हों। दोनों पेरेंट्स ऐसे लग रहे थे जैसे किसी मेडिवल पेंटिंग से बाहर आए हों। माइकल को यह अजीब लगा और उसने सोचा कि क्या वे सच में उसके जन्म के समय कॉस्प्ले कर रहे हैं, और ये जगह हॉस्पिटल जैसी क्यों नहीं लग रही। तभी चड्जे एक ने बताया कि यही अब उसका घर है। माइकल को हैरानी हुई कि ये होम बर्थ है, जबकि गॉड ने उसे दुनिया के सबसे अमीर परिवार में जन्म दिया था। उसने सोचा कि यहां कोई एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट क्यों नहीं है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन या मॉनिटरिंग सिस्टम। चड्जे एक ने साफ किया कि यह परिवार अमीर है, लेकिन इस कमरे में कोई मशीन मौजूद नहीं है। तभी माइकल ने एक और अजीब चीज देखी। जो डॉक्टर उसे पकड़े हुए था, वो अचानक हरी रोशनी से चमकने लगा। ये देखकर माइकल चौंक गया। चड्जे एक ने बताया कि डॉक्टर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। यह सुनकर माइकल को समझ आया कि इस दुनिया में मैजिक मौजूद है। उसे लगा कि यह बात सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गॉड जानता था कि उसे एनीम और फैंटेसी पसंद है, इसलिए उसे एक मैजिकल वर्ल्ड में भेजा गया। चड्जे एक ने पूछा कि क्या वह इस मैजिक के बारे में और जानना चाहता है, और माइकल ने हाँ कहा। तभी सिस्टम जैसा एक एनालिसिस शुरू हुआ। मैजिक थ्योरी एक्वायर्ड, मेडिकल आइज, अर्थ और लाइट एलिमेंट्स। ये मैजिक यूजर को टारगेट के शरीर के अंदर देखने और किसी भी बीमारी या एब्नॉर्मैलिटी को डिटेक्ट करने की एबिलिटी देता है। माइकल ने देखा कि ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी विजन में सिस्टम की तरह दिखाई दे रही है, जैसा उसने एनीम और फैंटेसी में देखा था। उसे लगा कि अगर वो उन मेन कैरेक्टर्स जैसा है
जो हर एबिलिटी और मैजिक को कॉपी कर सकते हैं, तो ये रीइंकारनेशन उसके सोच से बेहतर हो सकता है। मैजिक के कारण इस दुनिया में वो सब संभव था जो उसकी पुरानी दुनिया में नहीं था। उसने सोचा कि जहां उसकी पुरानी दुनिया में एक भारी पत्थर उठाने के लिए फोर्कलिफ्ट की जरूरत होती, वहीं यहां मैजिक से ये आसानी से किया जा सकता है। वाटर मैजिक से तो दुनिया की भूख भी खत्म की जा सकती है। ये सोचकर वो एक्साइटेड हो गया कि इस लाइफ में वो और भी कंफर्टेबल जीवन जी सकता है। अब जब वो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ है, तो वो आसानी से बटलर्स और मेजर्स को अपने लिए काम पर रख सकता है। उसे स्कूल जाने या पैसे कमाने की जरूरत नहीं होगी और वो अपने परिवार की सारी वेल्थ इनहेरिट कर सकता है। चज्जे एक ने बताया कि उसके पेरेंट्स शायद उसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाने के लिए प्राइवेट ट्यूटर रखेंगे, लेकिन माइकल ने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लगा कि जब उसका एआई असिस्टेंट सब कुछ कर सकता है, तो उसे खुद कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। फिर उसने सोचा कि इस दुनिया में वो अपने पसंदीदा एनीम और सीरीज नहीं देख पाएगा। उसने कमरे में टीवी और एयर कंडीशनिंग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसे एक अजीब एहसास हुआ। जहां उसे ब्राइट लाइट्स और कूल एयर की उम्मीद थी, वहां सिर्फ दीवारों पर लगी कैंडल्स और ऑल लैंप्स थे। धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। होम बर्थ, अजीब कमरा, पेरेंट्स की रॉयल ड्रेस और एक भी इलेक्ट्रिक लाइट का ना होना, इन सब ने उसे सच्चाई का एहसास करा दिया। वो एक मेडिवल वर्ल्ड में रीइंकारनेट हुआ था। भले ही वो दुनिया के सबसे अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन यहां के किंग्स और क्वींस भी उसकी पुरानी दुनिया के आम लोगों से ज्यादा एडवांस लाइफ नहीं जीते थे। लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। उसने सोचा कि अगर इस दुनिया में मैजिक है, तो लोग इसका यूज मॉडर्न सुविधाओं के लिए क्यों नहीं कर रहे। फिर उसे एक अजीब स्मेल महसूस हुई। चज्जे एक ने बताया कि यह स्मेल मल की है। यह सुनकर माइकल को झटका लगा। उसने तुरंत सोचा कि यहां टॉयलेट सिस्टम कैसा होगा। चज्जे एक ने बताया कि इस दुनिया में प्लम्बिंग होने की संभावना बहुत कम है। यह सुनते ही माइकल के अंदर फ्रस्ट्रेशन फूट पड़ा। वो इस दुनिया के बारे में चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसके लिए इस जीवन में कुछ भी कंफर्टेबल नहीं था। और तभी बाहर से देखने पर आखिरकार वो बेबी रोने लगा। उसके पेरेंट्स और डॉक्टर ये देखकर बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि वह एक हेल्दी बेबी बॉय है। उसके जन्म को कुछ दिन हो चुके थे और माइकल पूरा दिन अपने क्रेडल में लेटा रहता था। आमतौर पर नॉवेल्स और एनीम इस फेज को स्किप कर देते हैं या सीधे उस समय पर चले जाते हैं जब कैरेक्टर चल फिर सकता है, लेकिन माइकल हर एक बोरिंग सेकंड को खुद अनुभव कर रहा था। उसके पास एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ उसके क्रेडल के ऊपर लगे घूमते हुए बर्ड्स थे और वो बिल्कुल भी काफी नहीं था। तभी उसकी मां की आवाज आई, जिसमें वह अपने बच्चे के हाल के बारे में पूछ रही थी। माइकल अचानक हैरान हुआ क्योंकि इस बार वो अपनी मां की बात समझ पा रहा था। चज्जे एक ने बताया कि उसने काफी डेटा कलेक्ट कर लिया है, जिससे वह उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है और अब वो ऑटोमेटिकली उनके वर्ड्स को माइकल के दिमाग में ट्रांसलेट कर रहा है। माइकल को लगा कि चज्जे एक उसके लिए किसी गॉड से कम नहीं है। बिना कहे ही उसने उसकी मदद की और अब वो इस दुनिया को जल्दी समझ सकता था। उसे ये भी समझ आया कि एआई ने सर्वेंट्स की बातें सुनकर खुद ही लैंग्वेज सीख ली होगी। उसकी मां उसे बहुत प्यारा बताते हुए उसकी तारीफ कर रही थी और पास खड़ी मेड भी उसे दुनिया का सबसे क्यूट बच्चा बता रही थी। माइकल को यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुनिया में भी उसका नाम माइकल ही है, लेकिन उसे यह कोइंसिडेंस बुरा नहीं लगा। तभी उसकी मां ने उसके गाल पकड़कर पिंच किया, जिससे उसे दर्द हुआ और वह रोने लगा। पास खड़ी मेड ने कहा कि शायद उसने बच्चे को चोट पहुंचा दी, लेकिन उसकी मां ने इसे मजाक में टाल दिया और कहा कि वो बस अपने बच्चे की क्यूटनेस की वजह से खुद को रोक नहीं पाती। माइकल को अपनी मां की इस ओवर अफेक्शन से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने उसे जन्म दिया था और पिछले कुछ दिनों से वो खुद ही उसकी देखभाल कर रही थी, जबकि वो चाहती तो सर्वेंट्स को भी दे सकती थी।
फिर उसकी माँ ने उसे अपने साथ मेडिटेशन करने के लिए ले जाने का सोचा और कहा कि शायद वो उसके जैसे अर्थ एलिमेंट का जीनियस बने। वो उसे क्रेडल से उठाकर जमीन पर बैठ गई और उसे अपने पैरों पर रख लिया। फिर उसने उसे हल्के से गुदगुदाया और प्यार से कहा कि जब वो बड़ा होगा तो वो उसे मैजिक के बारे में खुद सिखाएगी, क्योंकि उसे किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक सीरियस एक्सप्रेशन आ गया। तभी माइकल ने देखा कि छोटे छोटे हरे कण उसके आसपास प्रकट होने लगे, जो रेत के कण जितने छोटे थे। ये ग्लोइंग पार्टिकल्स धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे और फिर उसकी स्किन में एब्जॉर्ब होने लगे। माइकल समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रही है और ये चीजें क्या है। चज्जे एक ने बताया कि ये अर्थ एलिमेंट मना है, जिसे वो अपने शरीर में इकट्ठा कर रही है और अपने पेट के अंदर स्टोर कर रही है। माइकल ने तुरंत इसे पहचान लिया, क्योंकि उसने फैंटेसी एनी में ऐसी टेक्निक देखी थी जहां मना को फ्यूचर यूज के लिए गैदर किया जाता है। वो इस दृश्य से पूरी तरह फैसिनेटेड हो गया, क्योंकि ये अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट था उसके इस नए जीवन में। उसकी मां लगभग 1 घंटे तक मेडिटेशन करती रही और मना को अपने शरीर में जमा करती रही। जब वो खत्म हुई तो वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने माइकल को वापस क्रेडल में रख दिया और वहां से चली गई। लेकिन माइकल के दिमाग में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। उसने सोचा कि क्या वह भी ये सीख सकता है। तभी चज्जे एक ने बताया कि उसने एनालिसिस पूरा कर लिया है और मैजिक गैदरिंग थ्योरी एक्वायर कर ली है। उसने पूछा कि क्या माइकल मना कलेक्ट करना शुरू करना चाहता है। माइकल ने तुरंत हाँ कहा, क्योंकि इससे उसकी बॉर्डम भी खत्म हो जाएगी और वो स्ट्रांग भी बन सकेगा। तभी उसके दिमाग में अचानक इंफॉर्मेशन भर गई। बिना सोचे ही उसने अपनी आंखें बंद की और मेडिटेशन शुरू कर दी, बिल्कुल अपनी मां की तरह। उसे ऐसा लगा जैसे ये इंस्टिंक्ट हो, जैसे उसे खुद ब खुद पता हो कि क्या करना है। धीरे धीरे कमरे में अलग अलग रंग के पार्टिकल्स दिखाई देने लगे। हरे, नीले, लाल और चांदी जैसे चमकते कण हवा में तैर रहे थे। माइकल ने सोचा कि शायद ये 4 मेन एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर और एयर। चज्जे एक ने इसकी पुष्टि की कि कमरे में मौजूद ये 4 ही बेसिक एलिमेंट्स हैं। माइकल ने अपने शरीर पर फोकस किया और अपने पेट के अंदर एक तरह का वॉर्टेक्स बनाने लगा, जो उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहा था। धीरे धीरे सारे मना पार्टिकल्स उसकी स्किन के अंदर जाकर उसके पेट में जमा होने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर 4 छोटे छोटे कोर्स बन रहे हैं, जो अपने अपने एलिमेंट्स के अनुसार ग्रो हो रहे हैं। उसने सोचा कि अगर वो चारों एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो क्या इसका मतलब है कि वो सभी नेचुरल एलिमेंट्स का उपयोग कर सकता है। चज्जे एक ने बताया कि ये सही है, लेकिन ये उसकी लिमिट्स नहीं हो सकती, क्योंकि इस दुनिया में और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनसे वो कंपैटिबल हो सकता है। माइकल को लगा कि गॉड ने उसकी पावर्स में कोई कमी नहीं रखी। वो उन मेन कैरेक्टर्स जैसा बन सकता है जो हर एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत एग्जॉस्टिंग था। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही वह थक गया और उसकी सांसें तेज हो गई। उसने महसूस किया कि वो बहुत टायर्ड है। तभी चज्जे एक ने बताया कि जब वो सोएगा तब भी ऑटोमेटिक मना गैदरिंग चालू रहेगा। माइकल ने अपनी आंखें बंद की और सो गया, जबकि मना पार्टिकल्स लगातार उसके शरीर में एब्जॉर्ब होते रहे। कुछ समय बाद उसकी मां कमरे में आई और उसने देखा कि अर्थ एलिमेंट पार्टिकल्स कम हो गए हैं, लेकिन उसने इसे बस एक कोइंसिडेंस समझा, ये जाने बिना कि उसका अपना बेटा ही उन्हें एब्जॉर्ब कर चुका था। कुछ और महीने बीत गए और माइकल एक बच्चे के रूप में अपनी डेली रूटीन जारी रखे हुए था, जहां वो ज्यादातर समय बस सोता रहता था। उसके लिए सेन बने रहने का एकमात्र तरीका मना गैदरिंग था। हर दिन वो जितना हो सके उतने मना एलिमेंट्स अपने आसपास से इकट्ठा करता और अपने शरीर के अंदर बने एलिमेंटल स्टोन्स को मजबूत करता। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो ज्यादा एलिमेंट्स एब्जॉर्ब करता है, उसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ती जा रही है।
अब वो हवा में मौजूद मना को पहचान सकता था और समझ सकता था कि वो किस एलिमेंट से जुड़ा है। ये सिर्फ एक ही फायदा नहीं था, इस प्रोसेस ने उसके बच्चे के शरीर को भी मजबूत कर दिया था, इतना कि वो लगभग खड़ा होने की स्थिति में आ गया था। लेकिन वो ये प्रैक्टिस सिर्फ तब करता था जब वो अकेला होता था, और ऐसा बहुत कम होता था। अगर वो अपनी मां के पास नहीं होता तो कोई ना कोई मेड उसे गोद में लेकर खेल रही होती। वे सभी उसे बहुत पसंद करते थे और अक्सर उसे हवेली के अलग अलग हिस्से दिखाते हुए उसके गाल खींचते रहते थे। ऐसा लग रहा था कि गॉड ने उसे क्यूट और हैंडसम दोनों ट्रेट्स के साथ आशीर्वाद दिया है। वो जैसे सक्सेस से ही परेशान हो रहा था। समय थोड़ा अजीब तरीके से बीता और लगभग 2 महीने लग गए उसे अपने पेरेंट्स के नाम जानने में। इसका कारण यह था कि उसकी मां चाहती थी कि वो उसे मामा कहें, और उसके पिता हमेशा घर से बाहर रहते थे। माइकल ने अपनी मां की छोटी छोटी बातों और शिकायतों से समझा कि उसके पिता किसी बिजनेस में व्यस्त रहते हैं जो उन्हें अक्सर घर से दूर रखता है। वो अक्सर उनके बारे में शिकायत करती थी, खासकर जमीन या किसी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर। लेकिन जब उसने मेज की बातें ध्यान से सुनी, तब उसे पता चला कि उसकी मां का नाम लिलिया है और उसके पिता का नाम बाट है। उसका पूरा नाम माइकल वॉन वैंडरबिल्ट था। वैंडरबिल्ट फैमिली दुनिया का सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवार था। कम से कम गॉड ने ऐसा कहा था। हालांकि माइकल अभी तक घर से बाहर नहीं गया था, इसलिए वो खुद इसकी पुष्टि नहीं कर सकता था। फिर भी इतनी वेल्थ होने के बावजूद वे एक सिंपल एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी नहीं बना पाए थे। वो बस इस उम्मीद पर था कि जब वो बड़ा होगा तो अपनी इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके अपने जीवन को आरामदायक बना सकेगा। अभी के लिए उसे अपने बच्चे वाले जीवन को जारी रखना था। धीरे धीरे समय बीता और माइकल 1 साल का हो गया। वैंडरबिल्ट फैमिली में ये एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया। उसकी मां ने तुरंत उसके बर्थडे के लिए घर के पास एक वेन्यू बनवाने का आदेश दिया। यह माइकल के लिए पहला संकेत था कि उसका परिवार कितना ज्यादा अमीर है। जिसे उसकी मां छोटा वेन्यू कह रही थी, वो असल में एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए कैरेज की जरूरत पड़ती थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसकी मां इससे भी संतुष्ट नहीं थी। वो कह रही थी कि यह बहुत छोटा है और अगले साल इससे भी बड़ा वेन्यू बनवाएगी, क्योंकि उसके पास इस बार पर्याप्त समय नहीं था। माइकल ये देखकर हैरान था कि इस वेन्यू को बनाने में कितने लोग लगे हुए थे। इस दुनिया में मशीन्स नहीं थी, इसलिए सब कुछ हाथ से किया जा रहा था। उसने देखा कि लोग मैजिक का इस्तेमाल करके पेड़ गिरा रहे हैं और बड़े पत्थरों को तोड़ रहे हैं। हर दिन लगभग 10,000 लोग सिर्फ उसके बर्थडे वेन्यू के निर्माण में लगे हुए थे। इसी दौरान माइकल को बार बार नई मैजिक थ्योरी समझ में आने लगी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वो पहली बार देख पा रहा था कि मेजस असल में स्पेल्स कैसे कास्ट करते हैं। अपनी बढ़ी हुई सेंसिटिविटी के कारण वो साफ देख सकता था कि वे कैसे अपने शरीर से मना को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे बाहर रिलीज करके स्पेल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को हवा का तेज झोंका बनाना होता तो उसे अपने पेट से एयर मना को हाथों तक फ्लो करना पड़ता और फिर उसे बाहर रिलीज करके स्पेल में बदलना पड़ता। चटजे 1 की मदद से वो इन स्पेल्स के पीछे का थ्योरी भी समझ पा रहा था, जिससे वो खुद भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता था। बस एक ही समस्या थी, उसे पर्याप्त मना इकट्ठा करना था। जब वो वापस अपने क्रेडल में आया तो उसने तुरंत स्पेल्स ट्राई करने का फैसला किया। उसने पहले टॉर्नेडो स्पेल को कास्ट करने की कोशिश की, जो एक पावरफुल एयर मैजिक था, लेकिन उसके पास इतना मना नहीं था कि वह इसे एक्टिवेट कर सके। उसने महसूस किया कि ज्यादातर स्पेल्स जो उसने देखे वे 2 स्टार या उससे ऊपर के थे, जो अभी उसकी रीच से बाहर थे। लेकिन कुछ 1 स्टार स्पेल्स भी थे जिन्हें वह इस्तेमाल कर सकता था। उसने वाटर बॉल, एम्बर, रॉक थ्रो और एयर पुश जैसे बेसिक स्पेल्स को ट्राई करने का सोचा। माइकल ने अपनी आंखें बंद की और फोकस किया,
अपने पेट से मना को हाथों तक फ्लो कराया। सबसे पहले उसके बाएं हाथ के ऊपर एक छोटा सा पानी का गोला बन गया। वो बहुत छोटा था, लेकिन यह साबित करने के लिए काफी था कि वह एक बेबी होते हुए भी मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसने एक और स्पेल कास्ट किया, जिससे पानी के पास एक छोटी चट्टान प्रकट हुई। इसके बाद उसने अपनी उंगली उठाई और एक छोटी सी आग की लौ जलाई, जो एक कैंडल फ्लेम जितनी थी। अब उसके सामने 3 अलग अलग एलिमेंट्स हवा में तैर रहे थे। अंत में उसने एयर मैजिक का इस्तेमाल किया और एक तेज हवा का झोंका बनाया, जिसने उन तीनों एलिमेंट्स को दीवार की तरफ धकेल दिया। और फिर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे वे टकराकर गिर गए हों। आखिरकार माइकल का पहला बर्थडे आ गया। दिन बहुत तेजी से बीत गए थे और इसकी वजह एक छोटी सी घटना थी जो उसके क्रेडल में हुई थी। दीवार पर हल्के बर्न और पानी के निशान पाए गए थे। यह मामूली था, लेकिन पूरे घर में अलार्म फैलाने के लिए काफी था। जल्दी ही पता चला कि ये मैजिक के निशान थे, जिसका मतलब था कि किसी ने यंग मास्टर के कमरे में स्पेल कास्ट किया था। हालांकि ये छोटी घटना थी, लेकिन उसकी मां ने इसे ऐसे लिया जैसे माइकल पर कोई फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ हो। तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी गई, मेज की संख्या दोगुनी कर दी गई, गार्ड्स 3 गुना कर दिए गए और माइकल को उसकी मां के कमरे में सुलाया जाने लगा। माइकल को यह सब ओवर रिएक्शन लगा, लेकिन उसने मेज की बातों से समझा कि यह घटना पूरे नेशन में चर्चा का विषय बन गई थी। मैजिक इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि स्पेल सिर्फ एक ही व्यक्ति से आया था और एक ही समय पर कास्ट हुआ था। माइकल को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन फिर उसे पता चला कि मल्टीपल एलिमेंट होना बेहद रेयर माना जाता है। अगर किसी के पास 2 एलिमेंट होते हैं तो उसे जीनियस कहा जाता है। 3 एलिमेंट्स होने पर उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट माना जाता है, लेकिन 4 एलिमेंट होना यह लेजेंड्स की बात थी। किसी तरह यह रेयर एबिलिटी वैंडरबिल्ट फैमिली के सबसे छोटे बेटे में दिखाई दी थी, जिसने 4 हार्मलेस एक स्टार स्पेल्स कास्ट किए थे। यह सब सुनकर माइकल ने तय किया कि अब वो अपने मैजिक को लेकर ज्यादा सावधान रहेगा। उसे नहीं पता था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे अगर उन्हें पता चला कि वो खुद इन स्पेल्स के पीछे था, वो भी एक बेबी होते हुए। धीरे धीरे ये हंगामा शांत हो गया, क्योंकि कुछ चोरी नहीं हुआ था और किसी को चोट नहीं लगी थी। अथॉरिटीज ने इसे एक अजीब नेचुरल फेनोमेनन मान लिया, लेकिन उसकी मां ने इसे एक अलग तरीके से लिया। वो अपने दोस्तों के सामने गर्व से बताने लगी कि उसका बेटा कितना ब्लेस्ड है। माइकल को यह देखकर अजीब लगा कि उसकी मां कितनी जल्दी बदल गई। एक पल पहले वो चिंता में थी और अगले ही पल वो खुश होकर यह कह रही थी कि गॉड ने खुद माइकल को टैलेंट दिया है। माइकल ने सोचा कि वो बड़ा होने पर उसे सच्चाई बताएगा। चज्जे 1 ने बताया कि टेक्निकली उसकी मां गलत नहीं है, क्योंकि गॉड ने ही उसे ये लाइफ और पावर्स दी है। लेकिन माइकल ने तय किया कि अभी ये सच बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मां पहले ही बहुत ज्यादा ब्रैग कर रही है। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान उसकी मां हर हाई प्रोफाइल गेस्ट को पर्सनली ग्रीट कर रही थी और बार बार माइकल के बारे में वही तारीफ दोहरा रही थी। वो एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बार बार उसकी क्वालिटीज बता रही थी। शुक्र है कि उसके पिता ने बीच में उसे रोक दिया, नहीं तो माइकल सच में इरिटेट हो जाता। अगर वो फ्रीली मूव कर सकता तो शायद स्ट्रोलर से उतरकर पार्टी छोड़ देता, लेकिन उसे बेबी की तरह बिहेव करना था, इसलिए वो बस चुपचाप बैठा रहा और अपनी मां को सुनता रहा। इस दौरान उसने सोचा कि वो क्वाइटली मना गैदर करता रहेगा। उसने ध्यान रखा कि वो कम मना एब्जॉर्ब करे, ताकि किसी को शक न हो। कुछ समय बाद वो थक गया और सोने लगा, लेकिन सोने से ठीक पहले उसने अपने पेरेंट्स और कुछ गेस्ट्स के बीच एक अजीब बातचीत सुनी। एक बूढ़े आदमी ने उसके पेरेंट्स की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत सुंदर बेटा पैदा किया है। उसकी मां ने गर्व से जवाब दिया कि ये उसके जीन्स की वजह से है, लेकिन उसके पति ने भी अच्छे ट्रेट्स दिए हैं। फिर उस आदमी ने कहा कि वो उनके लिनिएज से जेलस है और एक प्रपोजल दिया
कि दोनों फैमिलीज को फायदा हो सकता है, क्योंकि उसकी बेटी भी हाल ही में पैदा हुई है। उसकी मां ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और आगे सुनने को कहा। समय बीतता गया और अब माइकल 5 साल का हो चुका था। उसने खुद को मिरर में देखा और पाया कि वह एक हैंडसम यंग बॉय बन चुका है। उसके पास अपनी मां के गोल्डन हेयर और अपने पिता का शार्प जॉलाइन था। उसने अपना हाथ उठाया और एक स्पेल कास्ट किया, जिससे उसके सिर से भी बड़ा पानी का गोला बन गया। उसके शरीर में मना की मात्रा बहुत बढ़ चुकी थी। अब वो इतना पावरफुल हो गया था कि वो अपने बाथटब को सिर्फ एक स्पेल से भर सकता था, जो कि वही लेवल था जो उसने पहले वर्कर्स में देखा था। 5 साल की उम्र में वो उतनी ही आसानी से मैजिक कास्ट कर सकता था जितना एक 25 साल का अडल्ट करता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका कंट्रोल था। वो पानी को अपनी इच्छा से शेप दे सकता था। उसे फैलाना, सिकोड़ना और बदलना उसके लिए आसान था। अगर वो चाहता तो 1 सेकंड में खुद को पानी से साफ कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि इससे सस्पिशन पैदा हो जाता। तभी उसकी मेड बेरेट्टा एक बड़ी बकेट पानी लेकर अंदर आई। वो उसे नहलाने की जिम्मेदारी संभालती थी। अगर माइकल अभी मैजिक का इस्तेमाल करता तो बेरेट्टा को तुरंत शक हो जाता, क्योंकि बाथटब अभी खाली था और वो अभी पानी भरने ही आई थी। माइकल ने फ्रस्ट्रेशन में सोचा कि ये कितना इनकन्वीनियंट है। हर बार उसे नहलाने के लिए बेरेट्टा को कई बार वेल तक जाना पड़ता था और बकेट में पानी भरकर लाना पड़ता था। उसे अपना बाथटब भरने के लिए लगभग 5 बार आना जाना पड़ता था। माइकल को ये मेडिवल लाइफ बहुत परेशान करने लगी। उसे अपनी पुरानी दुनिया के टैप वाटर की याद आने लगी। उसने सोचा कि काश यहां भी टैप होता, और अगर उसे पता होता कि ये कैसे काम करता है तो वो खुद बना सकता था। लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए उसे मॉडर्न टैप सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं थी। तभी चड्जे एक ने पूछा कि क्या वो सीखना चाहता है कि टैप कैसे काम करता है। ये सुनकर माइकल चौंक गया और पूछा कि क्या ये पॉसिबल है। तुरंत चड्जे एक ने इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में डाउनलोड कर दी, जिससे उसे समझ आ गया कि टैप सिस्टम कैसे काम करता है। माइकल एक्साइटेड हो गया और समझ गया कि वो इसे खुद बना सकता है। फिर चड्जे एक ने पूछा कि क्या वो उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना चाहता है ताकि वो टैप बना सके। अचानक माइकल के दिमाग में इंफॉर्मेशन की एक तेज लहर दौड़ गई। डायग्राम्स और ब्लूप्रिंट्स उसकी मेमोरी में गहराई से बैठ गए, जैसे वो उन्हें हमेशा से जानता हो। चड्जे एक द्वारा दी गई अतिरिक्त नॉलेज की मदद से उसने पूरी तरह समझ लिया कि प्लम्बिंग सिस्टम कैसे काम करता है और वो खुद एक टैप कैसे बना सकता है। खुशी में उसने जोर से रिएक्ट किया। उसकी आवाज सुनकर बेरेट्टा बाथरूम में आई और उसे उत्साह में उछलते हुए देखा। माइकल ने तुरंत खुद को संभाला और कहा कि ये कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि फ्लोइंग वाटर सोर्स बनाना उसके कंफर्टेबल लाइफ के एक और कदम करीब था। बेरेट्टा ने उसके बिहेवियर को गलत समझ लिया और मुस्कुराते हुए कुछ और सोचने लगी, लेकिन फिर बात को टालकर उसे बात एंजॉय करने के लिए छोड़ दिया। उसने बकेट से पानी डाला, लेकिन वो बैरली बाथटब को भर पाया। उसे और पानी लाने के लिए कई बार वेल तक जाना था। जब वो वापस जा रही थी तो उसकी पीठ में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे छुपा लिया और नॉर्मल बिहेव करती रही। उसने माइकल को बताया कि उसके कपड़े उसके कमरे में रख दिए गए हैं। माइकल ने धन्यवाद कहा और बाथ में बैठते हुए अपने टैप प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने लगा। इधर बेरेट्टा कमरे से बाहर गई और तभी उसके चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी। एक दूसरी मेड ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। बेरेट्टा ने कैजुअली जवाब दिया कि सब ठीक है, लेकिन दूसरी मेड उसके चेहरे पर दर्द देख सकती थी। उसने चिंता जताई और कहा कि उसे बार बार पानी लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में वाटर मेजर्स हैं जो एक ही पल में पानी बुला सकते हैं। लेकिन बेरेट्टा ने इसे मना कर दिया और कहा कि यंग मास्टर को थोड़ा गर्म पानी पसंद है, जबकि मैजिक से आने वाला पानी ठंडा होता है। दूसरी मेड ने कहा
कि सिर्फ इस वजह से वो अपनी पीठ खराब कर रही है और यंग मास्टर को बहुत ज्यादा पैम्पर कर रही है। बेरेट्टा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसे ये करना अच्छा लगता है क्योंकि वह यंग मास्टर है। इसके बाद माइकल ने खुद को साफ किया और तुरंत हाउस लाइब्रेरी की तरफ गया। ये एक विशाल जगह थी जहां दुनिया और उसके इतिहास से जुड़ी काउंटलेस बुक्स रखी हुई थी। वैंडरबिल्ट फैमिली इतनी अमीर थी कि उन्होंने पूरी हवेली का बजट खर्च करके ये मैसिव लाइब्रेरी बनाई थी। इस लाइब्रेरी का साइज उसकी पुरानी दुनिया की एक मैंशन जितना था। माइकल ने कुछ समय तक शेल्व्स के बीच घूमकर उस सेक्शन को ढूंढा जो उसे चाहिए था। आखिरकार उसे वो मिल गया। उसने वैंडरबिल्ट हिस्ट्री नाम की बुक देखी। अपने टैब प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसे ये जानना था कि इस हाउस में प्लम्बिंग सिस्टम लगाना पॉसिबल है या नहीं। वो पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर समझना चाहता था। अगर उसे ये नहीं पता होगा कि सिस्टम कहां इंस्टॉल करना है तो वो टूल्स भी सही से यूज नहीं कर पाएगा। फिर उसने एक और बुक देखी जिस पर बार्ट वैंडरबिल्ट मैंशन लिखा था। वो लैडर पर चढ़कर उस बुक तक पहुंचा और उसे निकाल लिया। फिर वो एक डेस्क पर बैठ गया और पेजेस पलटने लगा। ये सब इस दुनिया की लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चड्जे एक उसके लिए सब समझ सकता था। उसने एआई से पूछा कि क्या वो प्लम्बिंग सिस्टम के लिए बेस्ट प्लेसमेंट बता सकता है। चड्जे एक ने तुरंत एनालिसिस शुरू कर दिया। माइकल पेजेस पलटता रहा जबकि एआई सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता रहा। अगर कोई उसे देखता तो उसे लगता कि वो बस प्रेटेंड कर रहा है क्योंकि वो पेजेस जल्दी जल्दी पलट रहा था। कुछ देर बाद एनालिसिस कंप्लीट हो गया और एआई ने पूछा कि क्या वो रिजल्ट बताना चाहता है। माइकल ने हाँ कहा। तुरंत उसके दिमाग में एक और इंफॉर्मेशन फ्लो हुआ जिससे उसे मैंशन की पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ गई। इतना ही नहीं, उसने अपने प्रोजेक्ट का फाइनल रिजल्ट भी देख लिया। चड्जे एक ने उसे एक होलोग्राफिक इमेज दिखाई जिसमें मैंशन पूरी तरह प्लम्बिंग सिस्टम के साथ तैयार था। अब माइकल को बस इसे बनाना सीखना था। एआई द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशंस के अनुसार पाइप्स कॉपर से बनाने थे। कॉपर इस दुनिया में अवेलेबल था, इसलिए वह इसे आसानी से अपने फैमिली की वेल्थ से खरीद सकता था। उन्हें पाइप शेप में बदलने के लिए भी उसके पास सॉल्यूशन था क्योंकि उसने कंस्ट्रक्शन मेजर्स से प्रोडक्शन टाइप मैजिक स्पेल्स सीख लिए थे। अपनी मना गैदरिंग के कारण वो अब 5 इयर्स की एज में ही 2 स्टार मैजिक यूज कर सकता था। उसके पास मेटल बेंड और मेटल फ्यूज जैसे स्पेल्स थे जो पाइप्स बनाने में काम आ सकते थे। उसने अपने एक्सपीरियंस से समझा कि 1 स्टार और 2 स्टार स्पेल्स के बीच का मेन डिफरेंस रिक्वायर्ड मना का होता है। अब वो रेडी था। माइकल ने लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए ठान लिया कि वो अब अपने प्रोजेक्ट को शुरू करेगा। लेकिन उसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए थी, मटेरियल्स। और मटेरियल्स लेने के लिए उसे परमिशन चाहिए थी। वो हवेली के एक दरवाजे के सामने पहुंचा और नॉक किया। अंदर से आने की अनुमति मिली। माइकल ने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी मां सामने खड़ी है और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जैसे उसे पता हो कि वो क्या चाहता है। माइकल ने सीरियस होकर बताया कि वो बार्गेन करने आया है। उसकी मां ने प्यार से पूछा कि उसे क्या चाहिए। माइकल ने कहा कि उसे कुछ खरीदना है। उसकी मां विंडो के पास गई और पूछा कि वो ऐसा क्यों करे। माइकल ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा कि बदले में वो उसे अपने गाल 5 बार पिंच करने दे सकता है। ये सुनकर उसकी मां तुरंत मान गई। इस तरह दिन के अंत में अपने सूजे हुए लाल गालों के साथ माइकल ने आखिरकार अपने प्लम्बिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का मौका पा लिया। माइकल को आखिरकार मटेरियल्स का एक बड़ा शिपमेंट मिल गया। वैंडरबिल्ट फैमिली कई बिजनेसेस में शामिल थी, इसलिए उनके लिए अपने वेयरहाउस से मेटल्स निकालकर यंग मास्टर को देना आसान था। जैसे ही वो अपनी प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इस विशाल एस्टेट का सबसे बड़ा फायदा यह था कि यहां बहुत सारी खाली जगह थी। वैंडरबिल्ट हाउस एक जंगल के बीच बना हुआ था, जहां चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ियां थी। ये एक शांत जगह थी।
जहां कोई खतरनाक जानवर भी नहीं था। इसलिए माइकल को भरोसा था कि वो अकेले बाहर जा सकता है। उसने एक स्टार मैजिक स्पेल एयर जंप और अपनी फिजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल करके दीवार पार की और बाहर निकल गया। उसने चड्जे एक से कहा कि उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां वह बिना किसी डिस्टरबेंस के काम कर सके। एआई ने तुरंत लोकेशन एनालाइज करना शुरू किया और कुछ ही देर में एक जगह ढूंढ ली। माइकल को एक बड़ा एरो दिखाई दिया जो जंगल की तरफ इशारा कर रहा था। वो उसे फॉलो करता हुआ एक छोटे पहाड़ के पास पहुंचा जहां एक फ्लैट वॉल थी। उसे ये जगह पसंद आई और उसने सोचा कि वो यहां एक छोटी केव बना सकता है। उसने एक स्टार स्पेल बोल्डर क्रश का इस्तेमाल करके दीवार को काटना शुरू किया। जब उसने मैजिक रिलीज किया तो दीवार में एक आधे सरियर जैसा गड्ढा बन गया जो धीरे धीरे धूल में बदल गया। उसे समझ आया कि ये काम समय लेगा। इस तरह माइकल ने अपना प्रोजेक्ट रूम बनाना शुरू किया। इसका फायदा यह था कि वो अकेले में काम कर सकता था और साथ ही अपने स्पेल्स का प्रैक्टिस करके मना भी बढ़ा सकता था। लगभग 20 दिनों की मेहनत के बाद उसने अपना प्रोजेक्ट रूम पूरा कर लिया। ये एक 20x20 मीटर का कमरा था जिसकी हाइट लगभग 5 मीटर थी, जो काफी स्पेशियस था। उसने 2 स्टार स्पेल मेटल बेंड का इस्तेमाल करके मेटल से टेबल्स, चेयर्स और डेस्क्स भी बनाए। ये उसके टैब प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिस भी था। सब कुछ तैयार होने के बाद वो फाइनली काम शुरू करने के लिए रेडी था। कुछ समय बाद हवेली में हर किसी को दीवारों से टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। पूरा हाउस उन आवाजों से गूंज रहा था। मेड्स आपस में पूछने लगी कि ये क्या हो रहा है। बेरेट्टा ने बताया कि यंग मास्टर कुछ सीक्रेट काम कर रहा है और उसने कहा है कि कोई उसे डिस्टर्ब न करे। लेकिन बाकी मेड्स को यह खतरनाक लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे घर टूट रहा हो। और उस समय सर और मैडम भी घर पर नहीं थे। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ देर बाद माइकल किचन में आया और उसके चेहरे और कपड़ों पर धूल और मलबा लगा हुआ था। वो कैजुअली बात करते हुए पानी पीने लगा, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। उसने मजाक में कहा कि वो मेहनत कर रहा है या नहीं, लेकिन ये सब उसके लिए एक दिन का काम है। फिर वो वापस अपने कमरे में चला गया और अपनी अजीब प्रोजेक्ट को जारी रखा, जिससे पूरा घर हिल रहा था। मेज उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गई। कुछ और दिनों की मेहनत के बाद माइकल ने आखिरकार अपना टैब प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। उसने अपने बाथरूम में देखा कि दीवार से एक सिंपल पाइप निकला हुआ है, जिसके ऊपर एक लीवर लगा है। नीचे एक छोटा सिंक था, जिससे नीचे की तरफ पाइप्स जुड़े हुए थे। अब सच का मोमेंट आ गया था। माइकल ने लीवर घुमाया और पाइप्स के अंदर से पानी की आवाज आने लगी। कुछ सेकंड्स बाद पानी की बूंदें गिरनी शुरू हुई। धीरे धीरे वो बूंदें एक पतली धारा में बदली और फिर एक स्टेडी स्ट्रीम बन गई। माइकल खुशी से चिल्लाया कि उसने ये कर दिखाया। उसने पानी को हाथ में लेकर खुद पर डाल लिया। लगभग 1 महीने की मेहनत के बाद उसका काम सफल हो गया था। इस सिस्टम को काम करने के लिए उसे हवेली के ऊपर एक बड़ा वाटर टैंक बनाना पड़ा था। ग्रेविटी और एयर प्रेशर की मदद से पानी पाइप्स में फ्लो करता था। इसके लिए उसे दीवारों और फर्श के कुछ हिस्सों को तोड़ना पड़ा, जिससे कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ लग रहा था। लेकिन माइकल को इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपनी पुरानी दुनिया के कंफर्टेबल लाइफ के एक कदम और करीब पहुंच गया था। ये इस दुनिया में एक तरह का टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू भी था। तभी बेरेट्टा कमरे में आई और शोर के बारे में बात करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने रूम की हालत देखी, वो शॉक्ड रह गई। फिर उसकी नजर टैप पर गई, जहां से पानी लगातार बह रहा था। वो पूरी तरह से स्टन थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। माइकल ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये एक टैप है जो उसने हॉबी के तौर पर बनाया है और उसने उसे ट्राई करने के लिए कहा। बेरेट्टा अभी भी अनश्योर थी, क्योंकि उसे लगा कि ये कोई मैजिक होगा। लेकिन जैसे ही वो पास आई, माइकल ने अचानक उस पर पानी छिड़क दिया।
पानी की वार्मथ महसूस करते ही उसे एहसास हुआ कि ये मैजिक का पानी नहीं है, बल्कि वेल का नेचुरल पानी है। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी कि ये कैसे पॉसिबल है। धीरे धीरे माइकल के बाथरूम में कई मेड्स इकट्ठा हो गई। वे सभी उस अजीब नॉन मैजिक पानी को देखकर हैरान थी, जो उस चीज से बह रहा था जिसे माइकल ने टैप कहा था। कुछ मेड्स आपस में हैरानी से बात कर रही थी कि ये पानी इतनी तेजी से कैसे बह रहा है और क्या इसके पीछे कोई पानी को धक्का दे रहा है। बेरेट्टा ने माइकल की तरफ देखकर सीधे पूछा कि क्या उसने इसे खुद बनाया है। माइकल ने सिर हिलाकर हाँ कहा। यह सुनकर सभी मेड्स और भी क्यूरियस हो गई और जानना चाहती थी कि उसने ये कैसे किया। माइकल ने कैजुअली बताया कि इसमें कुछ खास नहीं है, उसने सिर्फ ग्रेविटी और प्रेशर का इस्तेमाल किया है। फिर उसने उन्हें समझाया कि ग्रेविटी के कारण पानी नीचे की तरफ बहता है और पाइप्स के जरिए उसे फ्लो कराया जा सकता है। ये सारी एक्सप्लेनेशन उसे चटजे एक से मिली थी, इसलिए वो कॉन्फिडेंट लग रहा था। मेज को ये सब पता नहीं था और जब उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन सुनी तो वे उसकी इंटेलिजेंस से हैरान रह गई। उन्हें लगा कि ये कोई मैजिक होगा, लेकिन जब उन्होंने जाना कि ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि किसी ने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा। एक मेड ने उसकी तारीफ करते हुए उसे जीनियस कहा। दूसरी मेड ने कहा कि उन्हें तुरंत मैडम को यह बताना चाहिए, क्योंकि वो ये जानकर बहुत खुश होंगी कि उनका बेटा लुक्स के साथ साथ दिमाग में भी तेज है। ये सुनकर माइकल ने उन्हें रोक दिया। उसने रिक्वेस्ट की कि वे उसकी मां के वापस आने तक ये बात किसी को न बताएं, क्योंकि वो उनके काम में डिस्टर्बेंस नहीं डालना चाहता। असल में माइकल को इसलिए इतनी फ्रीडम मिली हुई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स शहर से बाहर थे। अगर वे घर पर होते तो शायद वो इतना सब नहीं कर पाता। तभी एक मेड की नजर सिंक के पास रखे एक अजीब मेटल बॉल पर पड़ी, जो दीवार में नहीं बल्कि फर्श में लगा हुआ था। उसमें पहले से पानी था, लेकिन उसके ऊपर कोई टैप नहीं था। माइकल ने बताया कि यह टॉयलेट है। असल में यही वजह थी कि वो प्लम्बिंग सिस्टम बनाना चाहता था। पिछले 5 सालों से उसे इस दुनिया में झाड़ियों या बर्तन में अपना काम करना पड़ रहा था, जो उसके लिए बहुत असहज था। इस दुनिया के लोग इस स्मेल के आदी थे, लेकिन माइकल के लिए यह सहना मुश्किल था। अब उसने एक प्रॉपर प्लम्बिंग सिस्टम बना लिया था, जिससे यह समस्या हल हो सकती थी। हालांकि अभी उसके पास फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं था, इसलिए फ्लश होने वाला पानी पाइप्स के जरिए दूर नदी में जाएगा। वो इसे बाद में सुधारने की योजना बना रहा था। मेज इस टॉयलेट को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या करता है। कुछ ने सोचा कि ये पीने के लिए है, लेकिन माइकल ने तुरंत मना कर दिया। फिर उसने उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन देने का फैसला किया। वो टॉयलेट के पास गया और टैंक के ऊपर लगे बटन को दबाया। अचानक पानी जोर से नीचे बहा और फ्लशिंग साउंड आई। ये आवाज माइकल के लिए सामान्य थी, लेकिन मेज के लिए ये डरावनी थी, जैसे कोई मॉन्स्टर अंदर छिपा हो। वे सभी डरकर पीछे हट गई और घबरा गई। उन्होंने पूछा कि ये क्या है और क्या इसमें कोई जानवर है। माइकल ने हंसते हुए बताया कि ये टॉयलेट है जहां लोग अपना काम करते हैं। मेज अभी भी थोड़ा डर रही थी, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। उन्होंने कंफर्म किया कि क्या इसका मतलब वही है जो वे सोच रही है, यानी नंबर 1 और नंबर 2। माइकल ने सिर हिलाकर हाँ कहा और समझाया कि कैसे इस पर बैठकर काम किया जाता है, और फिर बटन दबाने पर सब कुछ पानी के साथ नीचे चला जाता है। उसने ये भी बताया कि इसके बाद टैप से हाथ धो सकते हैं और पूरी तरह साफ हो सकते हैं। एक मेड ने पूछा कि फ्लश होने के बाद वो सब कहा जाता है। माइकल ने बताया कि पाइप्स उसे मैंशन के पास वाली नदी तक ले जाते हैं। ये सुनकर सभी मेड्स हैरान रह गई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये इन्वेंशन कितना यूजफुल है। अब तक वे खुद ही घर का सारा वेस्ट साफ करती थी, उसे बाहर ले जाकर नदी में फेंकती थी और फिर सफाई में बहुत मेहनत करती थी। लेकिन अब इस टॉयलेट के साथ उन्हें ये सब मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा।
ना ही उन्हें गंदगी को छूना पड़ेगा और ना ही उस बदबू को सहना पड़ेगा। मेज इस इन्वेंशन को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई और इसे गेम चेंजर कहने लगी। वे माइकल की तारीफ करते नहीं थक रही थी और कुछ तो ये भी कह रही थी कि वो मेज से भी ज्यादा अमेजिंग है। कुछ मेज तो टैप के पानी से खेलते हुए खुद पर छींटे मारने लगी, क्योंकि फ्लोइंग वाटर उनके लिए एक नई चीज थी। माइकल ये देखकर हंस पड़ा, क्योंकि उसकी भी रिएक्शन कुछ ऐसी ही थी जब उसने इसे पहली बार बनाया था। तभी बेरेट्टा ने सभी मेज को रोकते हुए उन्हें डिसिप्लिन में रहने को कहा। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे प्रोफेशनल्स हैं और ये बिहेवियर ठीक नहीं है। फिर उसने सभी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, इससे पहले कि वो मैडम को सब बता दे। ये सुनते ही सभी मेज तुरंत स्ट्रेट हो गई और डरकर बाहर निकल गई। बेरेट्टा भी उनके पीछे गई, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे ठीक से बिहेव करें। आखिर में माइकल अकेला रह गया ताकि वो अपने मेहनत के फल का आराम से आनंद ले सके। अगली सुबह बेरेट्टा अचानक मेज की तेज चीखों से जाग गई। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठी और डॉर्मेट्री से बाहर निकलकर देखने लगी कि क्या हुआ है। जब उसने नीचे एट्रियम की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, जबकि आमतौर पर इस समय तक मेज काम में लग चुकी होती थी। उसे ये अजीब लगा, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए किचन की तरफ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सभी मेज किसी चीज के चारों तरफ खड़ी होकर एक्साइटेड हो रही थी। उसने उनसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। मेज ने तुरंत मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया और उसे दिखाया कि वे क्या देख रही है। जैसे ही बेरेट्टा ने देखा, वो अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई। जहां कैबिनेट्स रखे थे, वहां अब दीवार से जुड़े नए फिक्सचर्स लगे हुए थे। उनमें एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर वही टैप लगा हुआ था जिससे पानी बह रहा था। इतना ही नहीं, ऐसे कई टैप्स साइड में भी लगे हुए थे। मेज ने एक्साइटेड होकर बताया कि यंग मास्टर ने ये सब पिछली रात बनाया है। उन्होंने कहा कि अब वे प्लेट्स और यूटेंसिल्स यही धो सकती है और उन्हें वेल तक जाने की जरूरत नहीं है। बेरेट्टा ने खुद टैप को घुमाकर देखा और तुरंत पानी बहने लगा। वो इस बात से हैरान थी कि बिना मैजिक के भी पानी इस तरह फ्लो कर सकता है। मेज ने उसे बताया कि ये तो बस शुरुआत है, उसे बाथरूम में जाकर देखना चाहिए कि यंग मास्टर ने वहां क्या किया है। वे सभी उसे कम्युनल टॉयलेट की तरफ ले गई। ये वही जगह थी जहां पहले सारे सर्वेंट्स अपना काम करते थे और इसलिए वहां हमेशा गंध रहती थी। लेकिन इस बार जब बेरेट्टा वहां पहुंची तो उसे कोई स्मेल महसूस नहीं हुई। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि पूरा कमरा बदल चुका था। दीवारों पर टैप्स लगे थे और फ्लो में पाइप्स लगाए गए थे, जिससे गंदगी बिना बदबू फैलाए बाहर जा रही थी। दूसरी तरफ टॉयलेट्स लगे हुए थे जो वेस्ट को सीधे दूर नदी तक भेज रहे थे, जिससे पूरा बाथरूम साफ बना हुआ था। मेज ने बताया कि उन्होंने इसे पहले ही यूज करके देख लिया है और यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा यंग मास्टर ने बताया था। हालांकि वे अभी भी फ्लशिंग साउंड से थोड़ा डरती थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे इसकी आदत डाल लेंगी। अब फ्लोइंग वाटर होने की वजह से उनका काम बहुत आसान हो गया था और वे खुद को पूरे दिन साफ महसूस कर रही थी। तभी पीछे से माइकल की आवाज आई, जो पूछ रहा था कि क्या उन्हें यह पसंद आया। वो दीवार के सहारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेज तुरंत उसके पास गई और उसे गले लगाने लगी। वे सभी उसे धन्यवाद दे रही थी और कह रही थी कि वे हमेशा उसकी सेवा करना चाहती है। कुछ तो मजाक में कह रही थी कि वे अब बाथरूम में ही रहना चाहती है। माइकल का चेहरा मेज के बीच दब गया था, लेकिन उसे ये अच्छा लग रहा था। उसे ये देखकर समझ आया कि इस दुनिया का लिविंग स्टैंडर्ड कितना लो है, जहां इतनी बेसिक चीज भी लोगों के लिए बड़ी खुशी बन गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो भविष्य में अपने और बाकी लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा। कुछ देर बाद वो मेज के बीच से निकलकर बेरेट्टा के पास गया। उसने उसे बताया कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है। बेरेट्टा को समझ नहीं आया कि अब क्या बाकी है, लेकिन वो उसके साथ चल पड़ी।
बाकी मेड्स भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। वे सभी मेड डॉर्मेट्री की तरफ गए जहां मेड्स रहती थी, और उनका खुद का वॉशरूम भी था। माइकल सीधे बेरेट्टा के पर्सनल वॉशरूम की तरफ गया। ये जगह बहुत बेसिक थी, जहां सिर्फ एक बकेट और डिपर था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सभी मेड्स हैरान रह गई। दीवार से एक नया पाइप निकला हुआ था जो टैप से अलग दिख रहा था। ये ऊपर से तश्तरी जैसा था और उसके नीचे छोटे छोटे छेद थे। माइकल ने बताया कि इसे शावर कहते हैं। उसने लीवर घुमाया और तुरंत पानी उन छोटे छेदों से गिरने लगा, जैसे एक छोटा वाटरफॉल हो। बेरेट्टा धीरे धीरे उसके पास गई और पानी को छुआ। यह गर्म था और मैजिक से बने पानी जैसा नहीं था, बल्कि नेचुरल महसूस हो रहा था। माइकल ने बताया कि उसे पता है कि उसे मैजिक वाटर पसंद नहीं है, इसलिए उसने ये शावर बनाया है ताकि उसे हैवी बकेट उठाने की जरूरत ना पड़े और उसकी पीठ पर जोर ना पड़े। ये सुनकर बेरेट्टा और बाकी मेड्स समझ गई कि यंग मास्टर को उसकी परेशानी का पता था। बेरेट्टा ने भावुक होकर पूछा कि क्या उसने ये खास उसके लिए बनाया है। माइकल थोड़ा शर्माते हुए मुड़ गया और कैजुअली बोला कि उसने ये अपने लिए भी बनाया है और इसमें कुछ खास नहीं है। मेड्स ये देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो झूठ बोलते हुए भी बहुत अडोरेबल लग रहा था। वे उसकी इंटेलिजेंस और केयर दोनों की तारीफ करने लगी। दूसरी तरफ बेरेट्टा की आंखें नम हो गई। वो सिर्फ एक मेड थी, लेकिन फिर भी यंग मास्टर ने उसके बारे में इतना सोचा। उसे महसूस हुआ कि यही वजह है कि वो उसकी सेवा करना पसंद करती है, और शायद वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहकर उसकी सेवा करना चाहेगी। दिन बीतते गए और यंग मास्टर के इन्वेंशंस वैंडरबिल्ट हवेली में तेजी से फैलने लगे। जब माइकल ने टैप और टॉयलेट बनाए तो जो लोग शहर से बाहर थे वे लौटकर मेड्स के अजीब बिहेवियर को देखकर हैरान हो गए। मेड्स अब दिन में 2 बार खुद को साफ करने लगी थी, जो पहले कभी नहीं होता था। बाद में उन्हें पता चला कि यंग मास्टर ने हर मेड के कमरे में शावर और टॉयलेट इंस्टॉल कर दिए हैं, जिससे उन्हें बिना मेजेस के पानी इस्तेमाल करने की सुविधा मिल गई है। बटलर्स भी उतने ही शौक थे जितनी मेड्स थी जब उन्होंने पहली बार यह सिस्टम देखा। कुछ बटलर्स जो हैंडीवर्क जानते थे समझ गए कि इतने परफेक्ट पाइप्स बनाना कितना मुश्किल है। कुछ मैजिक समझने वाले बटलर्स ने नोटिस किया कि पाइप्स को मैजिक से शेप किया गया है, जिससे यह सिस्टम और भी मिस्टीरियस लगने लगा। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग बात यह थी कि माइकल सिर्फ 5 साल का था और इतनी एडवांस्ड चीज बनाना उसके लिए असंभव लग रहा था। चूंकि वे सर्वेंट्स थे, वे उससे सीधे सवाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे उसकी एबिलिटीज से डरने लगे। माइकल ने उनके एक्सप्रेशंस को नोटिस किया और समझ गया कि उसका सीक्रेट ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहेगा। मेड्स ने तो सवाल नहीं किया, लेकिन उसके पेरेंट्स जरूर करेंगे। लेकिन क्योंकि वे अभी घर पर नहीं थे, उसका सीक्रेट अभी सेफ था। अपनी तरफ से बटलर्स को खुश रखने के लिए माइकल ने उनके डॉर्मेट्री में भी शावर और टॉयलेट इंस्टॉल कर दिए। बटलर्स भी इन नई सुविधाओं में खो गए और खुद को साफ रखने लगे, जैसे उनका अपना प्राइवेट वाटरफॉल हो। वे मेड्स का मजाक उड़ाने के बजाय खुद भी दिन में 2 बार नहाने लगे। जब वाटर टैंक खाली हो जाता था तो सभी मिलकर उसे भरते थे। माइकल ने टैंक के पास 6 मैनुअल वाटर पंप्स लगाए थे, जो ग्राउंड के नीचे वाटर सोर्स से जुड़े थे। हर दिन सुबह 6 लोग कुछ मिनट तक पानी पंप करते थे, जिससे पूरे दिन के लिए टैंक भर जाता था। यह काम वेल से पानी लाने की तुलना में बहुत आसान था। धीरे धीरे पूरी हवेली का माहौल बदल गया। मेड ज्यादा एनर्जेटिक हो गई, बटलर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने लगे और ओवरऑल हर कोई यंग मास्टर के बदलावों से खुश था। एक दिन माइकल की मुलाकात एक बटलर से हुई जो अपनी पीठ पर एक डियर का शव लेकर जा रहा था। जब उसने पूछा तो उसे पता चला कि बटलर्स और मेजेस जंगल में शिकार करने गए थे ताकि विंटर के लिए फूड तैयार किया जा सके। माइकल ने डियर के शरीर को देखा और उसकी नजर उसके फैट पर गई। उसी समय उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया।
उसने सोचा कि साफ रहने के लिए सबसे जरूरी चीज सोप होती है। इस दुनिया में सोप का एक बेसिक वर्जन था, लेकिन वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा नहीं था। उसने चटजे एक से पूछा कि क्या वह उसे मॉडर्न सोप बनाने के स्टेप्स बता सकता है। एआई ने तुरंत उसे पूरा प्रोसेस समझा दिया। माइकल ने बटलर से एनिमल फैट मांगा, क्योंकि वो सोप बनाने के लिए जरूरी था। बटलर को हैरानी हुई कि एक 5 साल का बच्चा ये क्यों मांग रहा है, लेकिन उसने उस पर भरोसा किया। इसके बाद माइकल ने बेरेट्टा से बाकी मटेरियल्स लाने को कहा। बेरेट्टा ने उत्सुक होकर पूछा कि क्या वो फिर से कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाला है। माइकल ने उसे आश्वासन दिया कि ये टॉयलेट जितना बड़ा नहीं होगा और वो घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेरेट्टा ने लिस्ट देखी और बाकी मेज के साथ अगले शहर जाने की तैयारी की। कई मेज खुद इस काम के लिए आगे आई, क्योंकि वे यंग मास्टर के अगले इन्वेंशन को देखने के लिए उत्साहित थी। माइकल ने उन्हें जाते हुए देखा और अंदर ही अंदर खुश हुआ कि अमीर फैमिली में होने के कारण वो आसानी से अपने प्रोजेक्ट्स कर पा रहा है। कुछ समय बाद मेज वापस लौटी और उसके लिए सभी मटेरियल्स ले आई। माइकल ने तुरंत उन्हें चेक किया और एसेंशियल ऑयल्स और लाई जैसी जरूरी चीजें देखी। ये सोप बनाने के मेन इंग्रेडिएंट्स थे, इसलिए उसने ज्यादा मात्रा में मंगवाए थे। फिर वो तुरंत अपने प्रोजेक्ट रूम की तरफ निकल गया। बेरेट्टा ने उसे याद दिलाया कि वो डिनर के लिए वापस आए। वो अब उसके अकेले जाने की आदत डाल चुकी थी, इसलिए उसने ज्यादा चिंता नहीं की। अगली सुबह माइकल उत्साह में जल्दी उठ गया और सीधे अपने प्रोजेक्ट रूम की तरफ गया। चटजे एक के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उसने आसानी से लाए और एनिमल फैट से सोप मिक्सचर तैयार किया। उसने इसे मोल्ड में डालकर एक स्टार स्पेल एम्बर का इस्तेमाल किया ताकि क्यूरिंग प्रोसेस तेज हो जाए। अगली सुबह उसका सोप फाइनली तैयार था। उसने खुद सोप बना लिया था। माइकल किचन में पहुंचा, जहां ज्यादातर मेज खाना बना रही थी। उसे देखते ही सभी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और बताया कि उन्होंने उसका पसंदीदा बीफ स्ट्यू बनाया है। कुछ मेज ने पूछा कि क्या वो अभी खाना चाहेगा। तभी बेरेट्टा उसके पास आई और उसने नोटिस किया कि माइकल के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान है जो उसने तब देखी थी जब उसने टैब दिखाया था। वो समझ गई कि वो फिर से कुछ छिपा रहा है, क्योंकि उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। माइकल ने कैजुअली बताया कि वो बस अपनी नई प्रोजेक्ट के बारे में फीडबैक चाहता है। ये सुनते ही सभी मेट्स तुरंत अपने काम को छोड़कर उसके पास आ गई और उत्सुकता से पूछने लगी कि उसने क्या बनाया है। माइकल ने सिर हिलाया और अपनी पीठ के पीछे से एक सफेद सोप बार निकालकर उन्हें दिखाया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उन्हें एक प्लेजेंट फ्लोरल स्मेल महसूस हुई। माइकल ने बताया कि इसे हैंड सोप कहते हैं और इसका इस्तेमाल हाथ, शरीर और बाकी चीजों को साफ करने के लिए किया जाता है। फिर वो टैप के पास गया और अपने हाथों पर पानी बहने दिया। उसने सोप को हाथों पर रगड़ा और तुरंत एक थिक लैदर बन गया, जिसने उसके पूरे हाथ को ढक लिया। मेज पहले भी सोप के बारे में जानती थी, लेकिन यह सोप बिल्कुल अलग था। इसकी खुशबू परफ्यूम से भी बेहतर थी और इसमें बबल्स भी ज्यादा थे। माइकल ने अपने हाथ धोकर उन्हें दिखाया और समझाया कि यह कैसे काम करता है। एक मेड ने उत्सुक होकर उसके हाथ पकड़ लिए और स्मेल को महसूस किया। उसे तुरंत उसकी खुशबू पसंद आ गई और वो हैरान हो गई कि धोने के बाद भी ये इतनी अच्छी खुशबू कैसे दे रहा है। बाकी मेड्स भी इसे ट्राई करना चाहती थी, लेकिन माइकल ने उन्हें रोका और कहा कि वे खुद इसे इस्तेमाल कर सकती है। उसने सोप उन्हें दे दिया और सभी मेड्स उसे इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित हो गई। एक एक करके सभी ने सोप ट्राई किया। एक मेड ने बताया कि इससे उसके हाथ बहुत जल्दी साफ हो गए, जबकि पहले उसे कोल जैसी गंदगी हटाने में काफी समय लगता था। अब उसे 1 मिनट से भी कम समय लगा और उसके हाथ पहले से ज्यादा स्मूथ लग रहे थे। मेज को इतना खुश देखकर माइकल संतुष्ट हो गया। अब पानी और सोप के साथ इस घर में हाइजीन का एक नया स्टैंडर्ड बन चुका था। फिर उसने कहा
कि उनकी सर्विस के लिए धन्यवाद के रूप में उसने उनके लिए गिफ्ट्स तैयार किए हैं। उसने हर मेड को एक सोप बार और एक नीले रंग का लिक्विड दिया। मेड्स इतने एक्साइटेड हो गई कि वे ऑलमोस्ट उस लिक्विड को इग्नोर कर गई। एक मेड ने पूछा कि ये क्या है। माइकल ने बताया कि ये शैम्पू है जिसे शावर के दौरान बालों पर इस्तेमाल करना चाहिए। एक मेड ने उसे खोलकर स्मेल किया और पाया कि उसकी खुशबू सोप से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी है। मेड्स एक दूसरे को देखने लगी। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद एक मेड ने कहा कि वो सबसे पहले शावर लेगी। इसके बाद सभी मेड्स में कंपटीशन शुरू हो गया। वे आर्ग्यू करने लगी कि कौन पहले शावर लेगा। कुछ देर बहस के बाद आधी मेड्स तुरंत डॉर्मेट्री की तरफ भाग गई ताकि वे सोप और शैम्पू ट्राई कर सकें। बाकी मेड्स को किचन में काम जारी रखना पड़ा। कुछ समय बाद जो मेड्स शावर लेकर आईं, वे पूरी तरह बदल चुकी थी। उनकी बॉडी से फूलों जैसी खुशबू आ रही थी। उनकी स्किन साफ और चमकदार लग रही थी और उनकी स्मूथनेस भी बढ़ गई थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके हेयर में था। उनके बाल सिल्की और स्मूथ हो गए थे, जैसे उनमें कोई चमक आ गई हो। उन्हें देखकर बाकी मेड्स भी खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत डॉर्मेट्री की तरफ भाग गई। इस बीच जो मेड्स ऑलरेडी शावर ले चुकी थी, वे माइकल के पास आई और उसकी तारीफ करने लगी। उन्होंने कहा कि अगर वो ये चीज किसी भी वुमन को देगा तो वो तुरंत उससे शादी करना चाहेगी। दूसरी मेड ने कहा कि वो महिलाओं के बीच बहुत पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन माइकल का ध्यान इन बातों पर नहीं था। उसका माइंडसेट उसके शरीर की उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर था। वो अभी इस दुनिया के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने पर फोकस कर रहा था, जिसकी शुरुआत उसने अपनी हवेली से की थी। अब जब उसने पानी और हाइजीन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था, तो उसका अगला प्रोजेक्ट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इस दुनिया में लोग अभी भी सनडायल्स, आवर ग्लासेस और कैंडल से टाइम मेजर करते थे। इसलिए माइकल ने तय किया कि वो अगला मैकेनिकल क्लॉक बनाएगा। यह प्रोजेक्ट उसके लिए पॉसिबल था क्योंकि इसमें गेयर्स और मेटल वर्क शामिल था जो उसकी एबिलिटीज के अंदर था। हालांकि उसे अपनी 2 स्टार स्पेल मेटल बेंड को और प्रैक्टिस करना होगा ताकि वो इतनी प्रिसिशन हासिल कर सके। ये मैजिक उसे मेटल्स को टेलीपैथिकली बेंड और कंट्रोल करने की एबिलिटी देता था और इसकी स्ट्रेंथ मटेरियल और उसकी मास्टरी पर डिपेंड करती थी। अगले दिन मेड्स में से एक कैस्टल वैंडरबिल्ट एस्टेट के पास स्थित किंग्सब्रिज शहर गई। ये एक हाई क्लास जगह थी जहां रॉयल्स, बिजनेसमैन और वेल्दी लोग रहते थे। कैस्टल एक ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में गई जहां रिच विमेन अक्सर टी पीने और गॉसिप करने आती थी। क्योंकि वो वैंडरबिल्ट एस्टेट की मेड थी, उसे ऐसे प्लेसेस में एंट्री मिल जाती थी। वहां कुछ मैडम्स आपस में अपने ज्वेलरी और लक्जरी आइटम्स के बारे में बात कर रही थी और एक सटल कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज्यादा रिच है। तभी डोर खुला और कैस्टल अंदर आई। आमतौर पर ऐसी लेडीज सर्वेंट्स को इग्नोर कर देती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा में एक प्लेजेंट फ्लोरल फ्रेग्रेंस फैल गई जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सका। कैस्टल क्वाइटली अंदर गई और अपनी जगह लेने लगी, लेकिन टेबल पर बैठी महिलाएं उसकी तरफ ध्यान देने लगी। उन्होंने उस स्मेल को महसूस किया और आपस में पूछने लगी कि ये खुशबू कहां से आ रही है। कुछ ने सोचा कि किसी ने परफ्यूम लगाया है, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। तभी कैस्टल ट्रे में टी और बिस्किट्स लेकर उनके पास आई। उसने पोलाइटली बताया कि वैंडरबिल्ट मिस्ट्रेस इस मीटिंग में नहीं आ सकती, इसलिए वो उनकी तरफ से सर्विस देने आई है। जैसे ही वो पास आई, फ्रेग्रेंस और स्ट्रांग हो गई, जैसे वो खुद फूलों की खुशबू फैला रही हो। कैस्टल को खुद ये अजीब नहीं लगा, क्योंकि हवेली में अब सभी लोग वैसे ही स्मेल करते थे, सोप और शैम्पू की वजह से। लेकिन टेबल पर बैठी विमेन इस बात से हैरान थी। कुछ देर की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद एक मैडम ने उससे पूछा कि वो कौन सा परफ्यूम यूज करती है। कैस्टल इस सवाल से कंफ्यूज हो गई और उसने बताया कि वो कोई परफ्यूम यूज नहीं करती। महिलाओं को यकीन नहीं हुआ
और उन्होंने सोचा कि वो सच छिपा रही है। तभी कैस्टल को समझ आया कि वे उसके सोप और शैम्पू की खुशबू के बारे में बात कर रही है। उसने उत्साह से बताया कि ये स्मेल उसके सोप की वजह से है। महिलाओं को ये बात अजीब लगी, क्योंकि उनके हिसाब से सोप इतनी अच्छी खुशबू नहीं दे सकता। कैस्टल ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की, और जब उसने सिर हिलाया तो उसके बालों से शैम्पू की खुशबू और फैल गई। एक यंग लेडी खड़ी होकर उसके बालों को स्मेल करने लगी और उसकी स्किन को छूकर महसूस किया। उसे लगा कि उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है और उसके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाकी विमेन भी उसके पास आ गई और उसे ध्यान से देखने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उसकी बॉडी नेचुरली अच्छी खुशबू दे रही है, जो किसी परफ्यूम से भी बेटर थी। तभी एक मैडम ने बाकी को शांत किया और कैस्टल से कामली पूछा कि क्या वह सच में सिर्फ सोप और शैम्पू का इस्तेमाल कर रही है। कैस्टल ने सिर हिलाकर हाँ कहा और बताया कि वह अपने बॉडी को सोप से और अपने हेयर को शैम्पू से साफ करती है। यह सुनकर सभी विमेन अपनी सीट्स पर बैठ गई, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि यह प्रोडक्ट कितना अमेजिंग है। फिर उन्होंने उससे पूछा कि वह इन प्रोडक्ट्स का नाम बताए या उन्हें बेच दे। कुछ विमेन ने तो ऑफर भी दिया कि वे इसे गोल्ड के बदले खरीदने को तैयार है। हर कोई इसे खरीदना चाहता था। शाम तक कैस्टल वापस वैंडरबिल्ट हवेली लौटी और तुरंत माइकल के कमरे में गई। उसने उसे पूरी घटना के बारे में बताया और कहा कि अगर वो इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचे तो ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा। माइकल को यह सुनकर इंटरेस्ट आया। अगर सिंपल सोप और शैम्पू इतनी हाई क्लास विमेन को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये एक प्रॉफिटेबल आइडिया हो सकता है। हालांकि वो फ्यूचर में वैंडरबिल्ट फैमिली की वेल्थ इनहेरिट करेगा, फिर भी अपने खुद के पैसे कमाना एक अच्छा ऑप्शन था। अगर वो खुद पैसे कमाएगा तो उसे हर बार अपनी मां से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपने प्रोजेक्ट्स को सीक्रेट भी रख सकेगा। माइकल को जल्द ही इस दुनिया की करेंसी सिस्टम के बारे में पता चला। एक गोल्ड कॉइन 1000 सिल्वर कॉइन्स के बराबर था और एक सिल्वर कॉइन 1000 ब्रॉन्ज कॉइन्स के बराबर था। उसे यह भी समझ आया कि कैस्टल और बेरेटा जैसी मेड्स हर महीने लगभग एक गोल्ड कॉइन कमाती थी, जो इस दुनिया में बहुत हाई सैलरी मानी जाती थी। सामान्य लोग तो सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन्स में ही जीवन बिताते थे, इसलिए एक गोल्ड कॉइन भी बहुत बड़ी वेल्थ मानी जाती थी। सबसे खास बात यह थी कि सोप बनाने की कॉस्ट सिर्फ कुछ 100 ब्रॉन्ज कॉइन्स थी, जबकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता था। माइकल ने कैस्टल से पूछा कि अगर वो सोप को मार्केट में बेचे तो क्या वो डिलीवरी संभाल सकती है। कैस्टल ने तुरंत हाँ कहा और बताया कि रिच विमेन में ये प्रोडक्ट बहुत तेजी से पॉपुलर हो जाएगा। माइकल ने समझ लिया कि ये आइडिया काम कर सकता है, क्योंकि वेल्दी लोग अपने लक्सरी आइटम्स को दिखाना पसंद करते हैं। इसलिए उसने कैस्टल को और मटेरियल्स खरीदने के लिए कहा और साथ में डिफरेंट फ्लावर्स और ऑयल्स भी लाने को कहा, ताकि वो अलग अलग वेरिएंट्स बना सके। कैस्टल उसकी बात मानकर चली गई और वो इस काम को लेकर काफी एक्साइटेड थी। अब जब माइकल अकेला था, उसने अपना ध्यान क्लॉक प्रोजेक्ट पर लगाया। उसने अपने हाथ में एक गियर उठाया और देखा कि वो अभी भी बहुत बड़ा है। उसकी करंट एबिलिटी से वो छोटे गियर्स नहीं बना पा रहा था, जो रिस्ट वॉच के लिए जरूरी थे। इसलिए उसने तय किया कि वो अभी एक बड़ी मैकेनिकल क्लॉक बनाएगा। उसने चटजे एक से पूछा कि मैकेनिकल क्लॉक कैसे काम करती है। एआई ने उसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी कि कैसे गियर्स और वेट्स मिलकर टाइम मूवमेंट क्रिएट करते हैं। ये नॉलेज बहुत कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए माइकल ने पूरी रात इसे समझने में लगा दी। धीरे धीरे उसने इसे पूरी तरह समझ लिया, जैसे वो एक इंजीनियर हो। वो इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना एक्साइटेड था कि उसे नींद भी नहीं आ रही थी। खुद को थकाने के लिए उसने मेडिटेशन शुरू की और अपने मना को तेजी से बढ़ाने लगा। इस समय उसके शरीर में 4 एलिमेंटल स्टोन्स थे, जो छोटे एकोन के आकार के थे। ये अमाउंट उसे लगभग 10 मिनट तक लगातार एक स्टार स्पेल्स कास्ट करने के लिए पर्याप्त था। उसने चटजे एक से पूछा कि उसका मना दूसरे मेजर से कैसा कंपेयर होता है,
लेकिन एआई के पास इसके लिए सफिशिएंट डेटा नहीं था। माइकल को यह महसूस हुआ कि मैजिक को छुपाने का एक डाउनसाइड ये भी है कि उसे सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। वो मैजिक के बारे में और सीखना चाहता था, जैसे नए एलिमेंट्स, स्पेल्स और स्टार रेटिंग्स के डिफरेंसेस। इसलिए उसने तय किया कि जब उसके पेरेंट्स वापस आएंगे तो वो उन्हें सच बता देगा कि उसने प्लम्बिंग सिस्टम अपने मैजिक से बनाया है। उसका गोल था कि वो एक ट्यूटर हासिल करे जो उसे मैजिक प्रॉपर्ली सिखा सके। अगले दिन उसने अपने क्लॉक प्रोजेक्ट के पार्ट्स बनाना शुरू किया। यह काम बहुत प्रिसिशन मांगता था, इसलिए वो इसे जल्दी नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ उसने कुछ मेड्स को सोप और शैम्पू बनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया ताकि वो उन्हें मार्केट में बेच सके। उसने एक प्रिमिटिव फैक्ट्री जैसा सिस्टम बना दिया जहां अलग अलग मेड्स अलग काम कर रही थी। कुछ इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर रही थी, कुछ उन्हें मिक्स कर रही थी और कुछ मॉल्स में डाल रही थी। मेड्स इस काम को लेकर बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि माइकल ने उन्हें सोप और शैम्पू देने का वादा किया था। हालांकि उसने उन्हें कॉइन्स देने की भी बात की, लेकिन मेड्स ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए ऑनर है क्योंकि माइकल ने पहले ही प्लम्बिंग सिस्टम देकर उनकी लाइफ आसान बना दी है। बेरेट्टा ने भी माइकल से कहा कि उन्हें यह काम करने देना चाहिए क्योंकि वे सच में थैंकफुल है। माइकल इस बात से इमोशनली प्रभावित हुआ, लेकिन उसे यह तरीका पसंद नहीं आया। वो ऐसी दुनिया से आया था जहां काम के बदले पेमेंट दिया जाता है। इसलिए उसने तय किया कि अगर वे कॉइन्स नहीं लेंगी तो वो फ्यूचर में उन्हें और मॉडर्न इन्वेंशंस देकर रिवॉर्ड करेगा। दिन बीतते गए और मेड्स और बटलर्स हर दिन मेहनत करते रहे। वे पहले अपने डेली काम पूरे करते और फिर तुरंत बैकयार्ड में जाकर सोप और शैम्पू का प्रोडक्शन जारी रखते। इस बीच माइकल पूरी तरह अपने क्लॉक प्रोजेक्ट में व्यस्त था। सबसे मुश्किल हिस्सा वो पहले ही पूरा कर चुका था, जहां गियर्स और मैकेनिज्म्स बन चुके थे। अब उसे बस थोड़े एडजस्टमेंट्स करने थे ताकि वो सब कुछ असेंबल करके क्लॉक को काम करने लायक बना सके। 2 दिन बाद उसने आखिरकार एक प्रिमिटिव मैकेनिकल क्लॉक बना ली। ये एक कैबिनेट जितनी बड़ी थी, वुडन स्ट्रक्चर के साथ, और बीच में एक सिंपल राउंड क्लॉक फेस था। इसके आर और मिनट हैंड्स मेटल रॉड से बने थे, लेकिन वे अपना काम कर सकते थे। माइकल ने खुद को समझाया कि जब तक कोई अंदर नहीं देखता, ये ठीक दिखती है। अंदर से गियर्स और रोप्स उतने स्मूथ नहीं थे, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया था कि मैकेनिज्म सही से काम करे। उसने सोचा कि अगर ये काम करता है तो अपीयरेंस उतना मैटर नहीं करता। इस क्लॉक में कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं था, लेकिन उसे हर दिन मैन्युअली वाइंड करना पड़ता था। माइकल ने साइड में लगे क्रैंक को घुमाया और क्लॉक को वाइंड किया। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा, उसे समझ आया कि ये तैयार है। उसने क्रैंक छोड़ दिया और फिर क्लॉक से रिदमिक साउंड आने लगी। टिक टॉक, टिक टॉक। क्लॉक के हैंड्स धीरे धीरे मूव करने लगे। माइकल ने खुशी से महसूस किया कि उसका प्रोजेक्ट सफल हो गया है। तभी उसने देखा कि उसके पीछे मेड्स और बटलर्स इकट्ठा हो चुके हैं, जो क्यूरियोसिटी से उसे देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये क्या है। माइकल ने उन्हें समझाया कि इसे क्लॉक कहते हैं और ये टाइम को मेजर करती है। उसने उन्हें बताया कि क्लॉक को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट एक आवर को रिप्रेजेंट करता है। शुरू में उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने इसे कैंडल्स के टाइम से कंपेयर किया, तब वे समझ पाए। वे उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करने लगे। हालांकि उन्हें अभी भी क्लॉक की पूरी यूजफुलनेस समझ नहीं आई थी। तभी माइकल ने एक नया रूल अनाउंस किया। उसने कहा कि अब से सभी लोग दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। यह सुनकर सभी कंफ्यूज हो गए। वे समझ नहीं पाए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ज्यादा काम का मतलब ज्यादा प्रोडक्शन था। कुछ मेड्स को लगा कि शायद उन्हें जॉब से हटाया जाएगा, लेकिन माइकल ने यह इसलिए कहा क्योंकि वह मानता था कि लोगों को वर्क और लाइफ का बैलेंस चाहिए। उसने सिंपल तरीके से बताया कि अगर वो उनकी जगह होता तो वो पूरा दिन काम नहीं करना चाहता। उसकी ये बात सुनकर
सभी इमोशनल हो गए। उन्हें लगा कि यंग मास्टर उन्हें सर्वेंट्स की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है। कुछ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वे फ्यूचर में भी उसके साथ काम करना चाहते हैं। कुछ ने तो और ज्यादा मेहनत करने की बात कही ताकि वो और रिच बन सके। वे सब फिर से अपने काम पर लौट गए और ज्यादा सोप बनाने लगे। माइकल ने ये देखकर सिर हिलाया क्योंकि वे उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। फिर उसने सोचा कि शायद वे इसलिए काम करते रहना चाहते हैं क्योंकि उनके पास फ्री टाइम में करने के लिए कुछ नहीं है। वो सोचने लगा कि उन्हें ऐसा क्या दिया जाए जिससे वे अपने फ्री टाइम को एंजॉय कर सके। वो अपने बेड पर बैठकर आइडियाज के बारे में सोचने लगा। उसे अपनी पुरानी दुनिया की चीजें याद आई, लेकिन उनमें से कई के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए थी। फिर उसने सोचा कि अगर वो उनकी जगह होता तो वो क्या करना चाहता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे समझ आया कि उसने अब तक इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसने सोचा कि लोगों के रिलैक्सेशन के लिए सबसे कॉमन और पसंदीदा चीज क्या होती है, और तभी उसे जवाब मिला, हॉट स्प्रिंग्स। अगले दिन माइकल ने अपने हॉट स्प्रिंग्स प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। उसे बस एक बड़ा पूल बनाना था और नीचे एक ऐसा कंपार्टमेंट तैयार करना था जहां वुड और फायर से पानी को गर्म किया जा सके। हालांकि वे वॉल्केनो के पास नहीं थे जिससे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स मिलते, लेकिन वह एक आर्टिफिशियल सिस्टम बना सकता था। उसने चज्जे एक से सूटेबल लोकेशन पूछी और उसे नदी के पास एक फ्लैट जगह सुझाई गई। माइकल ने अपने डिजाइन के लिए रोमन बाथ हाउस कॉन्सेप्ट फॉलो करने का फैसला किया, जहां गर्म हवा और स्मोक से फ्लोर और पानी को हीट किया जाता था। उसने सबसे पहले नीचे एक फाउंडेशन बनाई जिसमें छोटे पिलर्स थे जहां हीट सर्कुलेट कर सके। उन पिलर्स के ऊपर बाथ हाउस का फ्लोर बनाया जाना था। उसने 2 स्टार स्पेल बोल्डर कार्व का इस्तेमाल किया जिससे बड़े पत्थरों को शेप देकर पिलर्स और फ्लोर तैयार किए। इसके साथ उसने एक स्टार स्पेल स्टोन मेंड का उपयोग किया जिससे पत्थरों को बिना सीमेंट के परफेक्टली जोड़ दिया गया। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि अब वो अपना मैजिक छिपा नहीं सकता था। मेड्स और बटलर्स ने देखा कि उसके हाथों से ग्रीन ऑरा निकल रही है और बड़े स्टोन्स खुद ब खुद मूव होकर शेप ले रहे हैं। वे सभी शौक में थे कि एक 5 साल का बच्चा इतना पावरफुल मैजिक यूज कर सकता है। कुछ नॉलेजेबल बटलर्स ने बताया कि ये 2 स्टार अर्थ मैजिक है जो आसान नहीं होता। कुछ मेड्स को यह नॉर्मल लगा, लेकिन एक्सपीरियंस्ड बटलर्स ने समझाया कि माइकल ने कभी मैजिक ट्रेनिंग नहीं ली। इसका मतलब था कि वो सेल्फ टॉट है और ये एक मॉन्स्ट्रस टैलेंट की निशानी है। वे देखकर और भी हैरान थे कि वो लंबे समय तक बिना थके लगातार मैजिक यूज कर रहा था। सभी ने सोचा कि उसके पेरेंट्स बहुत लकी है कि उनका बेटा इतना टैलेंटेड है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद ओपन बाथ हाउस फाइनली तैयार हो गया। ये एक बड़ा पूल था जो हवेली के हिसाब से छोटा लग रहा था, लेकिन फिर भी काफी था। माइकल ने इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड किया, एक मेन के लिए और एक विमेन के लिए। काम के दिन के अंत में उसने सभी मेड्स और बटलर्स को एंट्रेंस पर बुलाया। वहां खड़े होकर ही उन्हें अंदर से आती गर्मी महसूस हो रही थी। बेरेट्टा ने उससे पूछा कि उसने इस बार क्या बनाया है। माइकल ने फायरवुड डालकर सिस्टम को हीट किया और समझाया कि यह हॉट स्प्रिंग है जहां लोग काम के बाद आराम कर सकते हैं। सभी ये सुनकर एक्साइटेड हो गए क्योंकि ये एक परफेक्ट रिलैक्सेशन आइडिया था। वे सभी अंदर जाने लगे और माइकल ने उन्हें गाइड किया कि कैसे यूज करना है। उसने बटलर्स को मेंस सेक्शन में और मेड्स को विमेन सेक्शन में भेजा। जब वो खुद मेन साइड की तरफ जाने लगा तो कुछ मेड्स ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, और जब उसने कहा कि वो बाथ लेने जा रहा है तो उन्होंने मना कर दिया। मेड्स ने कहा कि वो उनके साथ आएगा क्योंकि वो अभी बच्चा है। माइकल को तब याद आया कि वो अभी सिर्फ 5 साल का है और लोग उसे इनोसेंट चाइल्ड की तरह देखते हैं। मेड्स उसे अपने साथ बात कराने के लिए इंसिस्ट करने लगी। माइकल ने मना करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी।
उन्होंने कहा कि वे पहले भी उसे नहलाती थी, इसलिए उसे शर्माने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वे उसे खींचकर विमेन बाथ की तरफ ले गई। माइकल अंदर ही अंदर खुद को समझाने लगा कि ये ठीक है, क्योंकि वो अभी सिर्फ 5 साल का है। उसने चज्जे एक से भी जैसे कंफर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर एक्साइटेड हंसी और पानी के छींटों की आवाज गूंज रही थी। मेज पूरे जोश में गर्म पानी में एंजॉय कर रही थी और पूरी तरह रिलैक्स महसूस कर रही थी। लेकिन माइकल पूल के किनारे ही बैठा था। उसने अपनी आंखें हाथों से ढक रखी थी। मेज उसे छेड़ते हुए उसे अपने साथ आने के लिए बुला रही थी, लेकिन वो बस सिर हिलाकर मना कर रहा था। उनके नजरिए से वो एक शर्मीला और क्यूट बच्चा लग रहा था। माइकल अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेज की बातें उसे और मुश्किल में डाल रही थी। वे आपस में हंसते हुए अपनी स्किन और बॉडी के बारे में बातें कर रही थी, जिससे माहौल और ऑकवर्ड हो रहा था। कुछ घंटों बाद सभी लोग बात खत्म करके बाहर आ गए। वे रोब्स पहनकर बाहर निकले और उनके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उन्होंने कोई बेहद रिलैक्सिंग अनुभव किया हो। उन्होंने पहले कभी इतना क्लीन और रिफ्रेश्ड महसूस नहीं किया था। तभी एक बटलर दूध लेकर आया और बताया कि यंग मास्टर के कहने पर यह लाया गया है। हॉट स्प्रिंग्स के बाद दूध पीना जरूरी था, क्योंकि इससे बॉडी का लॉस्ट फ्लूइड रिकवर होता है। माइकल ने उन्हें सही तरीके से मिल्क पीने का तरीका भी बताया। सभी ने मिल्क पीते हुए सेटिस्फैक्शन महसूस किया और कहा कि यह एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। मेड्स और बटलर्स ने माना कि उन्होंने पहले कभी ऐसा आराम महसूस नहीं किया था। उनके चेहरे चमक रहे थे और वे खुद को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे। माइकल दूर बैठकर उन्हें देख रहा था और संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसने उन्हें दिखा दिया है कि लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो सकती है। वो चाहता था कि वो इसी तरह इस दुनिया को भी बदल सके। अगली सुबह क्लॉक की आवाज के साथ सभी जाग गए। मेड्स और बटलर्स तुरंत काम में लग गए, लेकिन इस बार उनकी एनर्जी अलग थी। कल के आराम ने उन्हें पूरी तरह रिफ्रेश कर दिया था और वे पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम पूरे कर लिए। इसके बाद वे तुरंत सोप और शैम्पू के प्रोडक्शन में लग गए। वे चाहते थे कि वे यंग मास्टर की मदद करके उसका एहसान चुका सकें। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उनके पास सोप और शैम्पू का बड़ा स्टॉक तैयार हो गया। पूरी हवेली बॉक्सेस और बॉटल से भर गई थी। कैस्टल ने कहा कि वह इन प्रोडक्ट्स को मैडम्स तक पहुंचाएगी। कुछ मैडम्स पहले ही ऑर्डर्स दे चुकी थी और वर्ड ऑफ माउथ के कारण और भी लोग इंटरेस्टेड हो गए थे। माइकल ने इस प्रोग्रेस को देखकर संतोष महसूस किया। बटलर्स ने बॉक्सेस को कैरेज में लोड किया और कैस्टल डिलीवरी के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले उसने माइकल से पूछा कि अगर कोई पूछे कि ये प्रोडक्ट्स कहां से आए हैं तो वो क्या जवाब दे। सभी सर्वेंट्स ने उसके सीक्रेट को छुपा कर रखा था, यहां तक कि उन्होंने उसके पेरेंट्स से भी झूठ बोला था। माइकल ने सोचा कि अगर उसे अपना बिजनेस छुपाना है तो उसे एक अलग आइडेंटिटी चाहिए। तब उसने कहा कि उन्हें बताना कि ये एक कंपनी से आया है जिसका नाम रीबर्थ है। कैस्टल ने इस नाम को पसंद किया और कहा कि ये बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स लोगों को नया फील कराते हैं। माइकल ने बस कैजुअली इसे स्वीकार किया, जबकि असल में उसने ये नाम इसलिए चुना था क्योंकि वो खुद एक दूसरी दुनिया में रीबॉर्न हुआ था। कैस्टल सिटी गई और अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स डिलीवर किए। मैडम्स और उनकी डॉटर्स ने बॉक्सेस खोलकर सोप और शैम्पू को स्मेल किया और तुरंत इंप्रेस्ड हो गई। उन्होंने तुरंत बाथ लेने का ऑर्डर दिया ताकि वे खुद इसे ट्राई कर सकें। बटलर ने कैस्टल को पेमेंट दिया जो गोल्ड कॉइन से भरा था। ये उसकी उम्मीद से ज्यादा था। जाते समय बटलर ने पूछा कि क्या फ्यूचर में भी वो सप्लाई कर सकती है। कैस्टल ने कॉन्फिडेंटली हाँ कहा। जब उससे पूछा गया कि ये प्रोडक्ट्स किसने बनाए हैं तो उसने सिर्फ इतना बताया कि ये रीबर्थ नाम की कंपनी से आते हैं। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट्स पूरे सिटी में फेमस हो गए।
मैडम्स के हस्बैंड्स भी उनकी फ्रेग्रेंस से प्रभावित हुए और बाकी महिलाएं उनकी स्मूथ स्किन और हेयर देखकर जेलस होने लगी। इस तरह रीबर्थ सोप और शैम्पू धीरे धीरे किंग्सब्रिज के रिच लोगों के बीच एक प्रीमियम ब्रांड बन गया। माइकल ने जल्दी ही अपने बिजनेस के प्रॉफिट को समझ लिया। एक सोप और शैम्पू की जोड़ी की कीमत एक गोल्ड कॉइन थी, जबकि उन्हें बनाने की कॉस्ट सिर्फ कुछ 100 ब्रॉन्ज कॉइन्स थी। इसका मतलब था कि एक पैर बेचने पर लगभग पूरा पैसा प्रॉफिट में जा रहा था। हर क्रेट में लगभग 100 पैर्स थे, जिससे एक बॉक्स से ही लगभग 100 गोल्ड कॉइन्स मिल रहे थे। अब उसके कमरे में लगभग 1000 गोल्ड कॉइन्स जमा हो चुके थे। उसने चटजे एक से पूछा कि ये अमाउंट उसकी पुरानी दुनिया के हिसाब से कितना होगा। एआई ने बताया कि ये लगभग 10,000 यूएसडी के बराबर है। प्यूरिटी के हिसाब से थोड़ा फर्क हो सकता है। माइकल ने सोचा कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, खासकर जब ये सिर्फ एक हफ्ते के काम का रिजल्ट था। अगर वो इसी तरह कंटिन्यू करता तो वो हर महीने लगभग 40,000 यूएसडी कमा सकता था। ये अर्निंग उसे टॉप लेवल इनकम कैटेगरी में ला सकती थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वो चीटिंग कर रहा है, क्योंकि असल काम मेड्स और बटलर्स कर रहे थे। फिलहाल उसने डिसाइड किया कि वो इस पैसे को सेव करेगा। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी जरूरत की चीजें बिना पेरेंट्स को बताए खरीद सकता था। कुछ दिनों बाद कैस्टल उसके कमरे में एक्साइटेड होकर आई और बताया कि सोप और शैम्पू शहर में बहुत पॉपुलर हो गए हैं। हर जगह रीबर्थ प्रोडक्ट्स की चर्चा हो रही थी। माइकल ने यह सुनकर कैजुअली रिएक्ट किया, जैसे ये उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो। वो ज्यादा पैसे कमाने से उतना एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि उसे जिन चीजों की जरूरत थी वो खुद बना सकता था। तभी उसे याद आया कि ये सिर्फ मेडिवल वर्ल्ड नहीं, बल्कि मैजिक वर्ल्ड भी है। उसने कैस्टल से धीरे से कहा कि उसे कुछ सीक्रेटली खरीदना है। कैस्टल तुरंत समझ गई और उसके साथ प्राइवेट बात करने लगी। माइकल ने पहले उससे कंफर्म किया कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। कैस्टल ने बिना हेजिटेशन के अपनी लॉयल्टी जताई। तभी माइकल ने अपनी उंगली पर एक छोटी फ्लेम जलाई, जो उसका एक स्टार स्पेल एम्बर था। उसने कैजुअली बताया कि वो मैजिक यूज कर सकता है। कैस्टल को यह देखकर हैरानी नहीं हुई कि वो मैजिक जानता है, लेकिन वो इस बात से शॉक थी कि वो फायर एलिमेंट भी यूज कर सकता है। उसने बताया कि डुअल एलिमेंट मास्टरी बहुत रेयर होती है। माइकल को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि उसके लिए यह नॉर्मल था। तभी उसने चारों एलिमेंट्स दिखा दिए, फायर, अर्थ, वाटर और एयर, और उन्हें एक साथ कंट्रोल किया। यह देखकर कैस्टल पूरी तरह शॉक हो गई। उसने कहा कि 4 एलिमेंट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। माइकल को तब समझ आया कि ये एबिलिटी नॉर्मल नहीं है। कैस्टल ने उसे सलाह दी कि वो अभी के लिए सिर्फ अर्थ मैजिक ही दिखाए, ताकि लोग समझे कि उसने अपनी मां का टैलेंट इनहेरिट किया है। माइकल ने उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद कैस्टल को शांत करने के बाद उसने अपने असली रिक्वेस्ट के बारे में बताया। उसने उसे एक पाउच दिया जिसमें 1000 गोल्ड कॉइन्स थे। उसने कहा कि वो ऐसी बुक्स या स्क्रॉल्स खरीदे जो मैजिक और स्पेल्स सिखाते हों। कैस्टल ने बताया कि इन्हें मैजिक स्क्रॉल्स कहा जाता है और वे विजर्ड टावर से खरीदे जा सकते हैं। माइकल को अब समझ आ गया कि उसे अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। माइकल ने कैस्टल से मैजिक टावर के बारे में और जानना चाहा। कैस्टल ने समझाया कि मैजिक टावर एक ऊंची इमारत होती है, जहां एक्सपीरियंस्ड मेजर्स और एस्पायरिंग विजर्ड्स इकट्ठा होते हैं। उसने बताया कि टावर की अपर फ्लोर्स आम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर सभी के लिए ओपन रहती है, जहां बुक्स और मैजिक स्क्रॉल्स बेचे जाते हैं। वहां लोग जाकर अलग अलग स्पेल्स के बारे में सीख सकते हैं। यह सुनकर माइकल को काफी एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि उसे फैंटेसी जैसी चीजों में पहले से ही इंटरेस्ट था। उसने कैस्टल से पूछा कि क्या वो कभी वहां गई है। कैस्टल ने बताया कि वो एक बार गई थी, जब उसने मेजर्स को पब्लिक में स्पेल्स दिखाते हुए देखा था। उस एक्सपीरियंस ने उसे इतना प्रभावित किया था कि वो खुद मेज बनना चाहती थी, अगर उसमें टैलेंट होता। माइकल ने तुरंत पूछा
कि क्या मेजेस का ऐसा प्रदर्शन आम बात है। कैस्टल ने बताया कि यह अक्सर नहीं होता, लेकिन स्पेशल ओकेजन पर होता है, जहां अरकाना गिल्ड लोगों को दिखाता है कि वे सुरक्षित हैं। उसने ये भी बताया कि अरकाना गिल्ड ही मैजिक टावर को मैनेज करता है। माइकल इन सब बातों को आधा ही सुन रहा था, क्योंकि उसका ध्यान इस बात पर था कि वो खुद उन मेजेस को देख सकता है और उनके स्पेल्स सीख सकता है। उसे लगा कि अगर वो उन्हें देखेगा तो चटजे एक उनके मैजिक को एनालाइज करके उसे भी वही स्पेल्स सिखा सकता है। उसने सोचा कि किंग्सब्रिज टाउन ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो वहां जा सकता है। जब उसने कैस्टल से पूछा कि क्या वो मैजिक टावर जा सकता है, तो उसने तुरंत मना कर दिया। उसने समझाया कि माइकल की आइडेंटिटी बहुत बड़ी है और अगर वो बाहर गया तो तुरंत उसके पेरेंट्स को पता चल जाएगा। यह सुनकर माइकल को समझ आया कि वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि सबसे अमीर परिवार का हिस्सा है। इसलिए उसने तय किया कि वो अभी के लिए बाहर नहीं जाएगा। कैस्टल ने सुझाव दिया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बाद में जा सकता है, जब वे उसकी मैजिक एबिलिटी के बारे में जानेंगे। माइकल ने यह सोचकर हामी भरी कि उस समय मेजेस उसके पेरेंट्स को खुश करने के लिए उसके सामने स्पेल्स दिखा सकते हैं। कुछ समय बाद माइकल बोर्ड महसूस करने लगा। उसका दिमाग लगातार एक्टिव था और उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उसे मेंटली एंगेज रख सके। तभी उसे अपनी पिछली दुनिया का एक गेम याद आया जिसे वो अक्सर खेलता था। वो गेम था चेस। उसने सोचा कि वो इसे यहां रिक्रिएट कर सकता है। माइकल तुरंत उठा और जंगल की तरफ चला गया। वहां उसने एक स्टार स्पेल स्प्लिंटरवुड का इस्तेमाल करके एक बड़े पेड़ को काटा और उसके पीसेस बनाए। उसने एक परफेक्ट 8x8 ग्रिड इमेजिन की और चेस बोर्ड तैयार करना शुरू किया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो एक वुडन चेस बोर्ड और पीसेस लेकर वापस आया। तब तक क्लॉक की घंटी बज चुकी थी और सबका काम खत्म हो चुका था। कुछ मेड्स हॉट स्प्रिंग्स में चली गई, लेकिन कुछ बटलर्स आराम कर रहे थे। माइकल ने चेस बोर्ड टेबल पर रख दिया, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ गया। वो उनके सामने बैठ गया और उन्हें गेम खेलने के लिए इनवाइट किया। जब बटलर्स ने पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि इसे चेस कहते हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल गेम है। फिर उसने उन्हें चैलेंज दिया कि अगर कोई उसे हरा दे तो वो उसे 100 गोल्ड कॉइन्स देगा। यह सुनकर सभी बटलर्स चौंक गए और कॉइन्स की आवाज से एक्साइटेड हो गए। एक एक्सपीरियंस्ड बटलर सेबास्टियन आगे आया और उसने कॉन्फिडेंट होकर चैलेंज स्वीकार किया। माइकल ने मुस्कुराते हुए गेम के रूल्स समझाने शुरू किए और सभी ध्यान से सुनने लगे। उन्हें लगा कि गेम बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ किंग को पकड़ना होता है। कुछ घंटे बीत गए और मेज हॉट स्प्रिंग से वापस लौटीं। जैसे ही वे बाहर आई, उन्होंने देखा कि सभी बटलर्स एक ही टेबल के आसपास इकट्ठा हुए थे और जोर जोर से बात कर रहे थे। वे किसी चीज पर बहस कर रहे थे। हर कोई अपनी मूव को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। कोई नाइट की चाल की बात कर रहा था, कोई बिशप के खतरे की, और कोई कह रहा था कि यंग मास्टर बस एक मूव दूर है किंग को कॉर्नर करने से। माइकल शांत बैठा था और उसने अपनी क्वीन को उठाकर अपोनेंट के पीस को कैप्चर किया। उसकी चाल के साथ ही उसने कामली बताया कि अब चेकमेट हो चुका है। सेबास्टियन, जो हमेशा काम और डिग्निफाइड रहता था, अब पूरी तरह परेशान दिख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बार बार अपना सिर पकड़ रहा था, क्योंकि वो लगातार हार रहा था। आखिरकार उसने हार मान ली और सरेंडर कर दिया। बाकी बटलर्स ने माइकल की जीत को एक्नॉलेज किया। सेबास्टियन लगातार कई गेम्स हार चुका था और अब सभी को समझ आ गया था कि चेस उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। भले ही वे खुद को इंटेलिजेंट समझते थे, लेकिन वे माइकल के सामने टिक नहीं पा रहे थे। यहां तक कि जब सभी बटलर्स मिलकर सेबास्टियन को सलाह दे रहे थे, तब भी वे माइकल की क्वीन को रोक नहीं पा रहे थे। माइकल ने कैजुअली कहा कि उसे हेड स्टार्ट था, इसलिए ये जीत आसान थी। असल में उसे चटजे एक की मदद की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो पहले ही
चेस में काफी एक्सपीरियंस था। चटजे एक ने उसे बताया कि उसकी लास्ट गेम में कई मिस्टेक्स थी और वह उन्हें सुधार सकता है, लेकिन माइकल ने इसे इग्नोर कर दिया और कहा कि अभी अपोनेंट्स बहुत वीक है। चटजे एक ने फिर भी कैलकुलेट करके बताया कि सेबास्टियन 2 साल में उसे हरा सकता है। यह सुनकर माइकल को शॉक लगा, क्योंकि उसने खुद चेस सीखने में कई साल लगाए थे। तभी सेबास्टियन ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो एक और गेम खेले, लेकिन माइकल ने बहाना बनाते हुए कहा कि बेल बज चुकी है और उसे सोने जाना है। उसके जाने के बाद भी बटलर्स आपस में चेस खेलते रहे। सेबास्टियन रात को भी सोते समय चेस के बारे में सोचता रहा, लेकिन वो अपने सपनों में भी माइकल को हरा नहीं पाया। अगले दिन माइकल ने और चेस बोर्ड्स और पीसेस बनाए। अब जैसे ही काम खत्म होता, बटलर्स तुरंत चेस खेलने बैठ जाते। ये पूरे मैंशन में एक ट्रेंड बन गया था। सेबास्टियन अब बाकी सभी बटलर से बेहतर हो गया था, लेकिन माइकल के सामने अभी भी कमजोर था। धीरे धीरे सभी बटलर्स का स्किल लेवल बढ़ने लगा, क्योंकि वे एक दूसरे से सीख रहे थे। कुछ मेड्स भी इस गेम में इंटरेस्ट लेने लगी, जिनमें कैस्टल भी शामिल थी। अब पूरा मैंशन चेस के साउंड्स और रिएक्शन से गूंजने लगा था। समय के साथ सोप और शैम्पू का अगला शिपमेंट तैयार हो गया। रिच फैमिलीज में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। रीबर्थ प्रोडक्ट्स अब एक तरह का लक्जरी स्टेटस बन चुके थे। कैस्टल को कई मैडम्स ने कांटेक्ट किया था जो बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदना चाहती थी। माइकल पहले से तैयार था, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया था। कैस्टल नए कस्टमर्स को डिलीवरी देने के लिए निकल गई। एक रिच लेडी ने दूर से ही उसकी खुशबू पहचान ली और एक्साइटेड हो गई। कैस्टल ने कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि यही रीबर्थ प्रोडक्ट्स की खासियत है। लेडी ने खुद को लकी माना कि उसे ये प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर उसने कैस्टल को टी के लिए इनवाइट किया ताकि वह और ऑर्डर्स के बारे में बात कर सके। कैस्टल ने पहले मना किया, लेकिन फिर मान गई। वे दोनों गार्डन में बैठकर टी पीने लगी और बात करने लगी। तभी लेडी के हस्बैंड ने बॉडम की बात कही। यह सुनकर कैस्टल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि शायद वह उसे चेस के बारे में बता सकती है, जो यंग मास्टर ने उन्हें सिखाया था। कैस्टल ने अपने अपोनेंट के किंग को कॉर्नर करते हुए कामली बताया कि यह चेकमेट है। जिस आदमी ने गेम खेला था, वो हारने के बावजूद गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि बेहद एक्साइटेड हो गया। उसने बताया कि इस गेम में इतनी पॉसिबिलिटीज है कि वो हर मूव के कई स्टेप्स आगे सोचने पर मजबूर हो रहा है। कैस्टल मुस्कुराई, क्योंकि जब उसने पहली बार चेस सीखा था, तब वो भी ऐसा ही महसूस करती थी। उस आदमी ने तुरंत पूछा कि क्या वो खुद के लिए एक चेस बोर्ड खरीद सकता है, ताकि वो अपने दोस्तों को भी ये गेम दिखा सके। ये कैस्टल के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो सिर्फ बॉर्डम के लिए चेस साथ लाई थी। लेकिन अब ये रीबर्थ कंपनी के लिए एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता था। उसने कामली कहा कि वह अपने एम्प्लॉयर से बात करके उसे चेस बोर्ड दिलवा सकती है। शाम को वापस आकर उसने माइकल को यह सब बताया। माइकल ने कैजुअली कहा कि यह आइडिया ठीक है। कैस्टल ने पूछा कि चेस बोर्ड की कीमत क्या रखनी चाहिए, और उसने सोचा कि इसे काफी महंगा बेचना चाहिए, क्योंकि इसे बनाना आसान नहीं था। लेकिन माइकल ने मना कर दिया और कहा कि इसे बहुत सस्ता बेचना चाहिए, लगभग 100 ब्रॉन्ज कॉइन्स में। कैस्टल को यह अजीब लगा, क्योंकि वो सोच रही थी कि इसे गोल्ड कॉइन्स में बेचना चाहिए। तब माइकल ने उसे समझाया कि अगर प्राइस ज्यादा होगी तो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और दूसरे लोग सस्ते वर्जन बनाकर मार्केट में बेचने लगेंगे। उसने बताया कि चेस बोर्ड कोई रेयर चीज नहीं है, इसे कोई भी बना सकता है, इसलिए अगर वे इसे सस्ता बेचेंगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे और मार्केट उनके कंट्रोल में रहेगा। कैस्टल को उसकी बात समझ आ गई और उसने अग्री कर लिया। माइकल ने ब्रांडिंग के बारे में भी सोचा और पूछा कि सोप और शैम्पू से कितना प्रॉफिट हुआ है। कैस्टल ने बताया कि इस बार उन्हें लगभग 3500 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। माइकल ने सोचा कि यह बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वह इसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। उसने कैस्टल को कहा कि इस पैसे से क्राफ्ट्समैन
और मेजर्स हायर किए जाएं, जो चेस बोर्ड्स बना सके। कैस्टल ने तुरंत उसकी बात मान ली। फिर माइकल ने एक और बात कही कि चेस को रीबर्थ चेस के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि लोग इसे उनकी कंपनी से जोड़े। अगले दिन कैस्टल किंग्सब्रिज गई और चेस बोर्ड्स डिलीवर किए। वहां पहले से ही कई जेंटलमैन इकट्ठा थे जो इस गेम को देखने के लिए आए थे। कैस्टल ने बोर्ड सेट किया और रूल्स समझाने के लिए गेम शुरू किया। लगभग 1 घंटे बाद सभी लोग गेम में पूरी तरह खो गए। जब उसने फिर से चेकमेट किया तो सभी लोग हैरान रह गए। एक आदमी ने कहा कि ये गेम जनरल्स की तरह स्ट्रैटेजी बनाने जैसा है। बाकी लोग भी डिस्कस करने लगे कि कौन सी मूव सही होती। जल्द ही वहां एक हीटेड डिस्कशन शुरू हो गया, जहां हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग खुद गेम खेलने के लिए ईगर हो गए और बोर्ड के इस्तेमाल को लेकर आर्ग्यू करने लगे। इस तरह चेस भी धीरे धीरे लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा।